सबसे डेंजरस सिचुएशन क्या हुई आपकी? 2 शेरपा ऊपर से 2 शेरपा नीचे से रस्सी लेकर डाउन कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा हिट होना शुरू हुआ क्योंकि अब अंत इतना पास था और दिख रहा था। आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक अ फ्लैशबैक और मेरे पास स्टॉर्म चल रहा है कि क्या भगवान आप मुझे एक मौका दे दो। आई वांट टू गो बैक टू माय मॉम एंड आई वांट टू हग हर वंस। दे गॉट मी डाउन एंड दे टुक अ पिक्चर ऑफ मी, announced me dead because obviously there was no brain activity, there was no heart activity. 2012 में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तब। I literally got back a moment. मैं अपने आप को ऐसे देख रहा था ऊपर से थोड़ी देर तक, बट फर्स्ट टाइम अपने आप को बिना शीशे के देखना was a little overwhelming. Avalanches happen, avalanche में बहुत गंदा इंजरीज हो जाती हैं, तो फिर ब्लेंडर की तरह चलता है। फिर बॉडी इकट्ठा करनी पड़ती है, बॉडी टूट जाती है। हाँ पीसेज में फिर मिलती है। उंगलियां काटी है हम लोगों ने बेस कैम्प में मेरे फ्रेंड्स की, लकड़ी मुंह में दबा के, थोड़ी दारू यहाँ थोड़ी दारू यहाँ। कई बार इतनी ठंड हो जाती है कि योर पी ऑल्सो डज नॉट इवन रीच द ग्राउंड, जस्ट इवेपोरेट्स इन द स्काई। इतनी ठंड होती है, इट्स अ फिनोमेना। मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानना चाहूँगा। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि माउंटेन पर कार्डियक अरेस्ट हुआ। इस साल भी मेरा एक बहुत पुराने फ्रेंड है अन्नपूर्णा पे कार्डियक अरेस्ट की वजह से चले गए। अब कह रहे हो कि माउंटेन पर ऑकल्ट चीजें होती हैं। Why not? Suddenly a person who's never spoken Russian and is from, let's say, Australia suddenly starts to speak Russian. आपको लगता है कि भूत था? Absolutely. जितना ज़्यादा घंटे आप यहाँ ऊपर बिताते जाओगे उतने ही कम चांसेस होंगे आपको घर जाने के। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज के शायद से सबसे इंटेंस एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारे माउंटेनियर्स एडवेंचरर्स ने हमारे पॉडकास्ट पर आकर हमसे बात करी है, पर बहुत कम ऐसे गेस्ट होते हैं जो मेरी बोलती बंद करवा देते हैं। आज के पॉडकास्ट में यही हुआ क्योंकि अर्जुन वाजपेयी की स्टोरी उतनी ज़्यादा इंटेंस है। बहुत चिल्ड आउट, बहुत पॉजिटिव इंसान है, बट यू वोंट बिलीव कि इन्होंने अपने खुद के पास्ट में क्या क्या देखा हुआ है। माउंटेनियर्स की बात की जाए तो ये शायद से सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस वाले माउंटेनियर है। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। इन्होंने शायद सबसे भयानक वाला डर देखा है। अब ये क्या डर है, इनकी स्टोरीज कैसी है, इनकी जुबानी जानो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि ये जो हमारी सीरीज़ है डर के आगे जीत है स्टोरीज, इस पूरे सीरीज़ में अलग अलग इंडस्ट्रीज के लेजेंड्स ने खुद के पर्सपेक्टिव शेयर किया ताकि आपके दिल में हिम्मत भर जाए, और आज के गेस्ट भी वही करेंगे। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एंड वेरी इंटेंस एक्सट्रीम माउंटेनियरिंग एपिसोड विद अर्जुन वाजपेयी भाई। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज में एक माउंटेनियरिंग लेजेंड का स्वागत है, अर्जुन वाजपेयी। थैंक यू सो मच। कैसे हो भाई जी? आई एम गुड। भाई जी क्यों कहते हैं लोग? कुछ नहीं, बस हिमाचल में आई थिंक मोस्टली तो ज़्यादा भाई जी चलता है, भाई जी और भाई जी। बट उत्तराखंड में आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड इट सो मच। अच्छा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो लोग उत्तराखंड और हिमाचल में पले बड़े होते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे वहाँ के लोग माउंटेनियरिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ लॉजिक है कि अगर आपके आसपास माउंटेन्स हैं और सोचो कि यार वहाँ जाकर क्लाइंबिंग करनी चाहिए हमें? Actually, it's quite contrary. Most people from the mountain communities, let's say, would go to or would take up mountaineering as a profession is for their livelihood. अपने मतलब रोज के काम के लिए, रोजगार के लिए शायद वो लोग एक बारी माउंटेनियरिंग या पर्वतारोहण को चुन लेंगे, बट थोड़ी सी उन लोगों को डिफिकल्टी आती है when they want to look at it as a profession, because most of the community living in the mountains look at it as deities or they pray to the mountains. But for them, like they go up to 17,000-18,000 feet अपनी बकरियां और गाय चराते चराते पहुंच जाते हैं। देखो ये लोग तो as they actually sometimes they look as mountaineers, they go like क्या मिल रहा है इन लोगों को, इतने पैसे लगा रहे हैं, अपनी लाइफ जोखिम में डाल रहे हैं, इतनी ठंड में क्यों जाते हैं ये लोग पहाड़ के टॉप पे। तो लोकल समटाइम्स डू लुक एट अस कि बिल्कुल ही पागल हो रखे हैं। बट मोस्ट ऑफ द पहाड़ी पीपल हु आई हैव सीन टेक अप एंड अडॉप्ट माउंटेनियरिंग हैज डेफिनेटली बीन वन दैट दे हैड अ इनेट टेंडेंसी टू अडेप्ट वेरी वेल टू द माउंटेन्स, कि उनको ढल जाते हैं पहाड़ों में, है ना। चलने की एक तो आदत बचपन से होती है, हाथ पीछे डाले, सर नीचे करा और एक कदम के आगे दूसरा कदम करते ऊपर चलते गए। तो वो पहाड़ियों में तो सब में आदत होती है। तो एक तो इनेट एक एबिलिटी होती है, एंड प्लस दे बीन लिविंग इन कोल्डर रीजन्स, सो ससेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स कोल्डर टेम्परेचर्स इज
उनकी डेफिनेटली बेटर होती है, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स फ्रॉम स्पोर्ट एस्पेक्ट और समथिंग, देयर आर वेरी फ्यू पहाड़ीज हु आर एक्चुअली एबल टू एंजॉय द स्पोर्ट एज सच और टेक अप एडवेंचर एक्टिविटीज हो जाएगा. मोस्ट ऑफ देम जस्ट डू इट कि अच्छा इससे पैसा कमाएंगे और फिर हट जाएंगे. वेरी फ्यू ऑफ देम, बट आई थिंक सी आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल. इट डज नॉट मतलब कुछ मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हो या आपका बैकग्राउंड क्या है. देखो मैं बॉम्बे में पैदा हुआ था, मैं नोएडा में आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई ग्रोइंग अप डेज. देयर इज नॉट अ माउंटेन anywhere close by, but I'm still the most experienced 8,000 meter climber which India has ever seen. So I've done about 15 expeditions, 15 expedition हो गए हैं. 16वें के लिए मैं अब अगली साल जाने वाला हूँ. So I think it really does not matter कि अगर आप पहाड़ी कम्युनिटी से हैं या नहीं हैं, अगर आप में पैशन है, जज्बा है, जिद है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. मोस्ट एक्सपीरियंस 8,000 मीटर क्लाइंबर मतलब क्या? I think अभी तक most of the climbers in India would go and climb Everest. Let's say, for example, I'm talking pre-2010. They would go climb Everest and then they would still bask under the glory of Everest itself. It was the highest mountain, and people in India also did not look at going to climb. Let's say एक पहाड़ है Mount Everest के just next to Lhotse. 2011 में मैं first Indian civilian बना, second Indian to ever climb Lhotse. So people generally know only Everest here in India, and then climbing beyond Everest is something which I think India was not very familiar to. For the longest time, only Indian Army, Navy, Air Force were the ones who were doing expeditions on other 8,000 meter mountains. 14 ऐसी चोटियां हैं पूरे विश्व में जो 8,000 मीटर के ऊपर जाती हैं. सारी ही ये हिमालयन बेल्ट में है. स्टार्टिंग वेस्टर्न साइड में काराकोरम से शुरू होता है, ईस्टर्न मोस्ट बीइंग कंचनजंगा, फिनिशिंग इन सिक्किम. So all the 14 8,000 meter peaks are here in this Himalayan belt. And most people generally from at least from India for the longest time सिर्फ एवरेस्ट अटेम्प्ट करके वापस आ जाते थे, and there was no climbing beyond that. So I think I was the one which started going beyond climbing Everest. I wanted to climb Lhotse, and then और भी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चोटियां थी. मतलब सबको चढ़ेंगे एक दिन. There are only less than 40 लोगों से कम है पूरी दुनिया में जो 14 की 14 चोटियां चढ़ चुके हैं, उसमें अभी भी एक भी हिंदुस्तानी नहीं है. तो आई वॉन्ट टू पुट इंडिया इन दैट लिस्ट ऑफ 14 वो 14 पीक क्लाइंबर्स. इट्स एक्चुअली कॉल्ड द ग्रैंड स्लैम ऑफ माउंटेनियरिंग. तो उसको पूरा करने का एक सपना है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. कितने हो चुके अब? 7 हो चुके हैं, 7 और बाकी हैं. और इनमें से असल में 5 जो है वो पीओके रीजन में पड़ते हैं. तो नो इंडियन हैज एवर बीन एबल टू, उसको अभी तक कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया है. बट हाँ, कुछ सालों में ज़रूर शायद we'll inch in towards it and try and climb the 5 in POK as well. इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को क्लाइंबिंग क्यों करवाई जाती है? Okay. मतलब आई एम श्योर उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट डेफिनेटली है, बट इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत एक्टिवली क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को, क्यों? सो इट इज़ ऑल्सो, देखिए अगर जब आप 8,000 मीटर की चोटियों को देखते हैं तो इट हैज़ ऑलवेज बीन सीन ऑल्सो एज अ प्ले ग्राउंड और एज अ स्टेज टू डिस्प्ले योर फाइनेस्ट, योर फिटेस्ट. इट्स लाइक अ लैब. एक मतलब आप इसको माने एक टेस्टिंग लैब की तरह है 8,000 मीटर पिक्स. द कंडीशंस आर सो एक्सट्रीम ओवर देयर. इन द डे टाइम द टेम्परेचर्स जा सकते हैं +50 +55 एक टेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. नाइट टाइम को -60 -70 विंड चिल के बाद -80 भी चला जाता है कई बार टेम्परेचर. +50 से लेकर -80. दैट्स द वेरिएशन एक दिन के अंदर आ सकता है. सो ऑक्सीजन लेवल होता है ऑलमोस्ट 1/3 जितना हम यहाँ सांस ले रहे हैं. अगर एकदम से मैं अभी ऑक्सीजन कट कर देता हूँ, 1/3 आपको देना शुरू कर देता हूँ, तो there's पानी is seeping between your brain and your skull. There's water seeping between your chest cavity and your lungs. Your brain cells are dying and your stomach muscles are contracting. Basically, you're not supposed to be surviving over that. So why every nation takes a pride in sending their armed forces over there? Because they want to show and put out a statement over there that we have the finest of the finest, tested by nature's most toughest of the toughest. And when you look at these 14 8,000 meter mountains, इन 14 चोटियों को जब हम देखते हैं तो लिटरली इनको मतलब it will be just to say कि these are the largest rising फीचर्स ओवर प्लैनेट अर्थ. मतलब इससे बड़ी चीज़ आपने कभी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर राइज करती हुई देखी नहीं होगी. अगर लोगों को लगता है बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है तो उसका into 8 times तो सिर्फ एवरेस्ट है. एंड कुछ ऑफ द माउंटेन्स तो और भी चौड़े चौड़े, लाइक कंचनजंगा इफ यू सी, इट्स अ मैसिव रेंज ऑफ पीक्स, यू नो. तो पूरा जो पहाड़ है इट इज gigantic. मतलब your definition of the word big, broad है ना, wide changes suddenly once you look at these mammoths standing tall in front of you. So I think that is probably the reason why most of the armed forces, not only from India but across the world, try and put their best of the best soldiers up there with their flags, because
it's the stage of a world stature, right? It's equal for everybody. Nature does not know how to discriminate. फिजिकल फिटनेस का पीक वहाँ टेस्ट किया जाता है. टेस्टिंग लैब है एक तरीके से, बिल्कुल. 8000 मीटर पीक मतलब एक बहुत अच्छी टेस्टिंग लैब. चाहे आपको टेक टेस्ट करना है, चाहे आपको इंसान टेस्ट करना है, चाहे आपको माइंडसेट टेस्ट करना है, चाहे आपको कोई थॉट प्रोसेस टेस्ट करना है, एवरीथिंग गेट्स टेस्टेड ओवर देयर. आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा चैलेंज कब और कहाँ हुआ है? बहुत बारी होता रहता है. हर बारी एक 8000 मीटर पीक अगर आप देखें तो इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट माउंटेन, 8000 मीटर पीक ही ना हो, एवरी माउंटेन नो कैन गेट वेरी ट्रिकी. कई बारी समझ भी नहीं आता. आप हर बारी सेम पहाड़ को अटेम्प्ट करने आते हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक चोटी थी मकालू करके, उसको मैंने पहली बारी ट्राई करा 2013 में. मैं फाइनली उसको सबमिट कर पाया 2016 में. और हर साल एक अटेम्प्ट होता था. हर साल हम लोग कभी 80 मीटर, कभी 120 मीटर, कभी 150 मीटर, इतने पास से समिट से लौटते थे. कभी कोई टीम मेंबर मर जाता था, कभी रोप्स कम पड़ जाती. एवरी ईयर हम लोग कुछ नया प्रिपेयर करके आते थे. एवरी ईयर हम लोग लास्ट ईयर के पॉइंट्स लेके आते थे. एवरी ईयर माउंटेन के पास हमारे लिए नए सेट ऑफ चैलेंज होते थे थ्रो करने के लिए. So mountain also keeps changing and evolving. There are so many 0-point failures. इतने सारे 0-point failure होते हैं which has to work out, and if it does not work out, your entire expedition will collapse. 0-point failure मतलब? 0-point failure मतलब certain set of tasks which need to happen. If that does not happen, you cannot improvise. Your expedition is done. So, for example, जैसे we had to put, generally this term is utilized by most of your space agencies when they're sending out missions to moon or the Mars. So putting a man on top of an 8,000 meter mountain is no less than going into extreme environments just like the space. Okay. So margin of error is very low. Okay. Unlike any other sport, that's why mountaineering को, पर्वतारोहण को हम लोग sport का एक दर्जा नहीं देते, हम उसको lifestyle ही बुलाते हैं. अगर आप देखें दूसरे sports में एक certain time connotation होता है ना, and you are competing against another human being. Here, there is no other human being. There is only a few human beings और सामने पहाड़. So you have to come together as humans when you feel vulnerable, and then you put your best foot forward, right? As you a have team. to come together as a team, because only then you might be able to come back with the same number of people who you left with, right? And mountaineering अगर आप देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इंडियन सरकार ने भी सारे स्पोर्ट्स के लिए अर्जुना अवार्ड होता है. माउंटेनियरिंग के लिए एक स्पेशल अवार्ड होता है, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड, जो लैंड, एयर एंड वाटर कैटेगरी के लिए दिया जाता है. So it's a completely different award from all other awards. So because it is not a competitive sport. Now finally out of mountaineering, there's a branch which has come out called sport climbing, which has become an Olympic sport. And we have some very good young boys and girls who might give us a medal in 2028 Olympics. मतलब रॉक क्लाइंबिंग की तरह होता है? Yes, sport climbing हो गया. मतलब कि आपने वो वॉल्स देखी है बनी हुई जिसपे होल्ड्स लगे होते हैं. तो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं. एक लीड वॉल होती है, एक स्पीड वॉल होती है, और एक बोल्टिंग सेक्शन होता है. You have to master all 3 to win a Olympic gold medal in climbing. Okay. आपने अटेम्प्ट किया? अभी तो थोड़ा मुझे असल में जब तक ये स्पोर्ट ओलंपिक में है मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया, बट आई स्टिल रेगुलरली डू इट फॉर क्लाइंबिंग एंड प्रैक्टिसिंग. आई स्टिल रेगुलरली गो. इंडिया का लार्जेस्ट जो क्लाइंबिंग जिम है अब नोएडा में ही खुल गया है, एंड बहुत बड़ी कम्युनिटी बन रही है. देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल लेवल बोर्डरिंग जिम्स व्हिच आर कमिंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन. तो इस वजह से स्पोर्ट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर. आई गो, बट आई थिंक अभी मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ. देयर आर लाइक 13-14 year old boys and girls जो मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्लाइम कर लेते हैं, and their body type, now my body is adapted towards going for an 8,000 meter peak than sport climbing. They're totally different sports. क्या होता है, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा वेट लॉस हो जाता है एक्चुअल माउंटेनियरिंग करने के लिए. Okay. करेक्ट? No. नहीं, वेट गेन करना पड़ता है. जी बिल्कुल. So मसल मास मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है वेट गेन करना? क्योंकि वहाँ जाके आपको रोज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, एज यू जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड गेन करते जाते हो, यू हैव अ लैक ऑफ एपेटाइट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो लैक ऑफ एपेटाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में फोर्स करके भी अपने को 2-2.5 हज़ार कैलोरी दे पाओगे. अबव 6,000-7,000 मीटर्स यू आर बर्निंग, मतलब रोज के रोज आप कम से कम 7-8 घंटे का भी अगर आप एक क्लाइंबिंग का दिन निकालते हो तो यू आर बर्निंग 9 to 10,000 कैलोरीज इन अ सिंगल डे. तो एक दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी में फैट रिजर्व्स तो बचते नहीं, फिर आपकी बॉडी मसल तोड़ना शुरू कर देती है प्रोटीन के लिए. उसको एनर्जी चाहिए, खाना जा नहीं रहा और आप क्लाइंब कर रहे हो. तो दैट इज वाई गेनिंग वेट बिफोर एन एक्सपीडिशन इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट. एंड देन इंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर माउंटेनियरिंग. बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैच खेल के खत्म हो गया. यहाँ पे 60 दिन के लिए आपको परफॉर्म करना है, 60 दिन के लिए आपको फिट रहना है, 60 दिन के लिए आपको कुछ भी नहीं खराब हो सकता जब तक आप पूरा पहाड़ चढ़ के नीचे नहीं आ जाते. स्पोर्ट क्लाइंबिंग इज अ लिमिटेड टाइम स्पोर्ट, सो यू हैव टू गो, गिव योर एक्शन,
फिनिश द चैलेंजेस, फिनिश द पजल, और फिर वहां से वापस आया. सो इट इज क्विक. यू हैव टू बी लाइट, फास्ट एंड एजाइल. Here you have to be heavy. You have to have वो सब अंदर चर्बी होनी चाहिए थोड़ी सी. हाँ, चर्बी चाहिए अंदर थोड़ी सी, क्योंकि 2-3 दिन ढंग से खाना नहीं मिले तो भी इंसान को सीधा डिसीजन मेकिंग करनी आनी चाहिए. आप जब क्लाइम के लिए जा रहे हो तो आप घी लेके जाते हो? बहुत सारा. मतलब घी ऐसे घी बुलाते हैं नेपाली में सारे ये शेरपा लोग, उनके यहाँ पे भी कल्चर में बहुत चलता है. तो घी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विदाउट घी तो देखो कैसे काम चलेगा हम लोगों का. लॉजिक यही है कि हाई कैलोरी खाना चाहिए. Yes, lots of high calorie and lots of hydration. Because even while we talk at a certain altitude, जितनी हम बातें भी करते हैं उसमें भी we are losing about 1 liter an hour by talking in that altitude. Because आप एक स्पंज की तरह आप समझो. At that altitude the atmospheric pressure going so low, सब कुछ इतना लो हो जाता है कि आपके अंदर का प्रेशर बहुत हाई. So water is literally trying to escape your body. So it's trying to escape your body and you're acting like a sponge. So you're losing water by the second. Every time you speak, you breathe. तभी आपने माउंटेनियर्स को ऑफन देखा होगा जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में समिट करने जाते हैं तो यहाँ पे पूरी आइस जमी होती है. बिकॉज ऑलवेज लुकिंग डाउन एंड वॉकिंग एंड द मॉइस्चर फ्रॉम आवर ब्रेथ इज ऑल्सो गेटिंग फ्रोजन ओवर हियर. माय गॉड. राइट, सो दैट कोल्ड. ओके. पानी कैसे पीते हो? मतलब बर्फ पिघला के? हाँ, तो ओनली सोर्स ऑफ वाटर बियॉन्ड बेस कैंप इज ऑब्वियसली मेल्टिंग ब्लू आइस. स्नो से तो इतना पानी बनता नहीं बिकॉज स्नो में इतना वाटर का वॉल्यूम होता नहीं. इट्स मोस्टली पफ्ड. देयर इज मोर एयर blocks in the middle. So you have to look for ice and then we have to melt water. We use butane stoves क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो ऊपर चलता नहीं है. Butane is but a double-edged sword. It is also highly poisonous. तो टेंट में बैठ जाती है अगर हवा चली और बुझ गया. So we've lost many people even on the mountain which can provide you with life. Butane cylinder can be a मतलब आपको बूंद की तरह कई बार अगर कहीं छुपा हुआ पुराने एक्सपीडिशन का मिल गया और आप एकदम प्यासे, आपकी टीम प्यासी, एक समिट रिटर्न से वापस आई है, एक सिलेंडर मिल गया, पूरी टीम का पानी पिघला सकते हैं आप उसमें, है ना. बट एक सिलेंडर मिल गया और तेज हवा चल गई और जलते जलते बुझ गया, तो आई हैव लॉस्ट जैसे 2 members ऑल्सो ऑन अ माउंटेन बाय ब्यूटेन पॉइजनिंग. मतलब मैं समझा नहीं. ब्यूटेन पॉइजनस होती है, जहरीली होती है. हम टेंट के अंदर उसको बनाते हैं क्योंकि हवा चल रही होती है बाहर. तो जहाँ जहाँ जैसे पहुंचे, तो आज जैसे मैंने कैंप 1 से कैंप 2 जाना है, तो मैं कैंप 1 से निकला क्लाइम करता हुआ, सामान वामान लेके सब कुछ. कैंप 2 मैंने एस्टैब्लिश करा, टेंट लगाया, वहाँ जाके अब शेल्टर सीख कर लिया क्योंकि वहाँ तो कुछ है नहीं. इट इज़ जस्ट वास्टनेस ऑफ द माउंटेन. नाउ वी बिल्ड अ फ्लैट ग्राउंड, टेंट लगा के अंदर बैठ गए. अब तुरंत फर्स्ट क्रिया शुरू हो जाती है पानी पिघलाना, क्योंकि यू हैव टू हाइड्रेट पूरे दिन के अब जो हुआ. बिकॉज एज सून एज यू स्टार्ट रेस्टिंग यू आर सो पार्च, इतना आप डिहाइड्रेट हो चुके होते कि ऐसे उंगलियां, हाथ, नेक वेक सब कर्ल अप होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द क्रैम्प्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम इनसाइड. सो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट, फटाफट वाटर बॉयल करना शुरू करना पड़ता है. वाटर भी जल्दी बॉयल कर जाता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड. तो वाटर बॉयल करते करते कई बार इतनी हवा चल रही होती है बिकॉज ऑल सच ए डायनामिक एनवायरनमेंट कि कई बारी वो अगर आपने ध्यान नहीं रखा स्टोव पे तो बुझ जाता है ना. इतना सा तो स्टोव होता है वो सब. तो हवा अब वो बुझ गया और आपने फिर से नहीं जलाया तो गैस फैलती जाती है. मतलब जैसे घर पे गैस लीक हो सकती है उसी तरह माउंटेन पे गैस लीक बिल्कुल लीक हो जाती है. और हमारा तो वहाँ घर भी इतना सा ही होता है, छोटा सा डोम टेंट, तो उसके अंदर फटाफट होता है. एंड 1 or 2 गुड ब्रेथ, 1-2 सांस पूरी आप भर लो तो उतने में यू डाई. 1 or 2 ब्रेथ में. यस. अनफॉर्चुनेटली ऑन मकालू 2016 हम लोगों ने जिस साल सबमिट करा फाइनली, आई थिंक वही आखिरी परीक्षा थी जो मकालू हमारी लिया था. इन माई 4th अटेम्प्ट, चौथी बारी फाइनली. मैं ऑलमोस्ट 19 साल का था तब शुरू करा था पहाड़ चढ़ना, 23 साल पे फाइनली सबमिट हुआ. एंड उसमें 2 जने मर गए थे एंड दैट वाज द फाइनल कॉल. उससे पिछले वाले साल में भी एक हमारी टीम में मरा था, तो वी थॉट कि अच्छा चलो शायद पहाड़ नहीं चाहता कि हम ऊपर आए. बट फिर अगले साल आई थिंक वही आखिरी एक परीक्षा थी हमारी कि हाउ बैडली डिड वी वांट द समिट. फरहान लतोरे था एक हमारे साथ क्लाइंबर कैटलोनिया से. ही बिकेम द फर्स्ट कैटलोनियन मैन टू क्लाइम ऑल 14. उसने, उसका 5वीं बारी था, मेरा 4थी बारी था. हमने बोला इस बार तो आ रही अब पार, हम भी झुक जाएंगे या तो इसी पहाड़ में, है ना, या तो सबमिट करेंगे. और फाइनली आई थिंक दैट वाज द लास्ट टेस्ट विच मकालू हैड इन प्लेस फॉर अस एंड वी सबमिटेड दैट ईयर. जब ऐसे कुछ हो जाता है, ऐसा हादसा होता है, आपका भी दिमाग एग्जैक्टली स्टेबल नहीं है क्योंकि माउंटेन के उस ऑल्टीट्यूड पर आपका खुद का दिमाग भी आपके साथ खेल खेलने लगता है. उसके साथ आप ये डेथ देख रहे हो अपने टीममेट की, तो कैसे प्रोसेस करते हो इतना सब कुछ? ये सब चीज़ें ना जैसे यहाँ बैठ के आती हैं दिमाग में. व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन नो ऑन द माउंटेन, तो बड़ा यू गो इनटू सर्वाइवल मोड. ऑल ऑफ दीज थिंग्स साउंड वेरी फैंसी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हियर, बट जब ऊपर पहाड़ पे आपके बगल वाले टेंट में आप जिस इंसान को पिछले 13 सालों से जानते हो वो मरा हुआ है ना, बहुत सीनियर क्लाइंबर है. अब
इज लाइक अ मेंटर टू यू, एंड वो चला जाता है ओवरनाइट, पता भी नहीं लगता. देन यू ट्राई टू रिकवर हिम, रिलीज हिम, बट नहीं होता, एंड इट इज डिफिकल्ट. बट यू आर इन अ सर्वाइवल मोड. यू नो दैट बाय द आवर, द मोर नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड, जितना ज़्यादा घंटे आप यहाँ ऊपर बिताते जाओगे, उतने ही कम चांसेस होंगे आपको घर जाने के लिए. और 2 दोस्त है आपका, बट सब कुछ है. यू नो, माउंटेनियरिंग समटाइम्स आपको थोड़ा सा अपने एथिक्स, जो भी हम लोग यहाँ बैठे बैठे कई बार सोचते हैं ना, आई एम अ वेरी गुड मैन, आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन, आई एम वेरी, यू नो, वट एवर आर एथिक्स आर, a mountain will push you against it, will test you against it. It'll try and see कि how far can you hold your goodness inside you. Like कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि आपके पास आखिरी दोस्त से पानी बचा हुआ है, बट आप किसी और की मदद तो तभी कर पाओगे ना जब आप पहले अपनी मदद करोगे. तो फिर एक बिस्किट बचा होता है, वो भी छुप छुप के खाते हैं एक टेंट में, क्योंकि और राशन अब है नहीं, अगले दिन तक सुबह तक टाइम निकालना है. तो कई बार ऐसे सर्वाइवल सिचुएशंस में द माउंटेन डज टेस्ट यू, एंड स्पेशली व्हेन वी लूज टीम मेंबर्स ऑन द माउंटेन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन. बट पहाड़ों में ये भी बड़ा अच्छा होता है कि जिस दिन आपका दिन नहीं है उस दिन आपका दिन नहीं है. जिस दिन आपका दिन है फिर उस दिन तो फिर खुदा भी नहीं बचा सकता आपको. सबसे डेंजरस सिचुएशन क्या हुई आपके साथ? होती रहती है, मतलब बड़ी वो बड़ी वो होती है, सिचुएशनल होती है. मतलब आई हैव बीन पैरालाइज्ड वंस. एक बारी पैरालाइज हो गया था कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी से एट 22,000 फीट इन तिब्बत. वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते, कोई रेस्क्यू नहीं होता, कुछ लॉन्ग लाइन नहीं होता. मेरे साथ मेरे 2 शेरपास थे. दे हैड टू सेव देमसेल्व्स एंड गो डाउन एंड कम बैक टू वेट फॉर गुड वेदर, बिकॉज उनके तब तक हाथ पैर चल रहे थे. और जहाँ से कैंप 2 से जहाँ से उन्होंने मुझे नीचे लेके आना था, इट वॉज वेरी ऑडिशियस अटेम्प्ट. ऑलरेडी 2012 में 18 साल का था, और मैंने तब सोचा था कि हम 2 8,000 मीटर पीक्स चढ़ेंगे एक सीजन में. बट थोड़ा सा ज़्यादा डेड टू ड्रीम बिग थोड़ा ज़्यादा हो गया था. क्योंकि आपकी बॉडी पर लोड. हाँ, we went in a very jet streams were showing in the weather reports. Jet streams were there, हर जगह थी. Jet streams बहुत high altitude में heavy winds होती हैं, which can go up to 150-200 kilometers per hour. Weather changing winds होती हैं, 10,000 मीटर पे चलती है altitude पे, ट्यूबुलर फॉर्म में जाती हैं, तो डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्रिएट करती हैं. डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्यों? डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्यों क्या होता है? क्या डाउनवर्ड ड्राफ्ट में नीचे की तरफ प्रेशर बनाती हैं. जब ऐसे ट्यूब में कोई चीज़ बहुत तेजी से ट्रैवल करेगी तो डाउनवर्ड प्रेशर बनाती है, तो हम लोगों को फील होती है हैवी विंड्स ऑन द माउंटेन, बिकॉज वी आर एट 8,000 मीटर्स. हवा चल रही होती है 10,000 मीटर्स पे. आपकी बॉडी को क्या फील होता है? बॉडी पूरी जम रही होती है, ठंड, कुछ दिखाई नहीं देता, वाइट आउट हो रहा होता है, इट्स कोल्ड. यू कैन बी फ्लोन ऑफ द माउंटेन. काइट की पतंग की तरह उड़ते हो जाओगे 150 किलोमीटर की स्पीड में, चाहे कोई एंकर लगाया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो. तो यू कैन नॉट बी अप देयर. बट वी गॉट स्टक. वी वर इन स्प्रिंग सीजन. ऐसा एक पहाड़ जो ऑटम सीजन में चढ़ाता है, उसको स्प्रिंग सीजन में चढ़ रहा था मैं. थोड़ा सा ज़्यादा ऑडेशियस हो गया था. उससे पहले कभी फेलियर चखा नहीं था. एवरेस्ट पहली बारी में चढ़ने की कोशिश करी 2010 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में चढ़ गया. लोथ से अटेम्प्ट करा अगले साल. 364 डेज बिफोर आई कंप्लीटेड माई एवरेस्ट एनिवर्सरी, 17 साल की उम्र में लोथ से चढ़ गया. सेम ईयर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मनासलू बनते हैं. आई बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब मनासलू इन द सेम ईयर 2011 ऑटम सीजन. तो फेलियर ना कभी पहाड़ पे देखा नहीं था. सोचा, ड्रीम करा, गया, अटेम्प्ट करा, हो गया. Suddenly the mountains had their own way of, I think, ना थोड़ा सा humbling me down. So तो they killed me. मैं हमेशा बोलता हूँ जान ली, बट इतना छोड़ दिया कि वापस आ सकूं. तो वहाँ जाके थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. Then my Sherpas came back. ये कहानी को थोड़ा सा स्लो डाउन करते और डिटेल में बताइए पहले कि आप पैरालाइज हुए कैसे. तो हम लोग को 3 दिन हो गए थे. रास्ता, हवा खुल नहीं रहा, वेदर क्लियर नहीं हो रहा था. हम लोग चोयू करके एक पीक है, विश्व की 6वीं सबसे ऊंची चोटी है. आउट ऑफ द 14 8,000ers सबसे इजी मानी जाती है. एक्चुअली इट्स इजियर वन. वाह. सो ऑन उसके में जनरली ये पहाड़ चढ़ा जाता है ऑटम सीजन में, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे. अब मैं सितंबर अक्टूबर में 2011 में ये तो चढ़ लिया था. इतना एक्सपीरियंस था नहीं, इतना अनुभव था नहीं कि मैं और एक्सपीरियंस मकालू और अन्नपूर्णा और ऐसी चोटियों पे जा सकूं. सारे सीनियर माउंटेनर्स ने मुझे गाइड करा कि थोड़े इजी माउंटेन पे ऑफ सीजन में जाके देखो, यू विल बी एबल टू टेस्ट योर लिमिट्स. तो मैं गया. मैंने बोला नहीं, एक पहाड़ नहीं रहे. टिबेट का परमिशन उस टाइम पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होते थे, तो मतलब टिबेट जा ही रहा हूँ. तो दैट टू 8,000 मीटर पीक्स इन टिबेट, शिशापंगमा एंड चोयू. तो चोयू वॉज माई फर्स्ट वन. पैसे वैसे सब दोनों पहाड़ के भर के सब सेट रखा था, बट जल्दी थी अंदर से कि शिशापंगमा जाना है. तो पुश करा यहाँ पे. वेदर रिपोर्ट आ रही थी, हाँ 40 किलोमीटर की स्पीड है विंड्स की, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे. टू मच इन माई हेड, यू नो, टू मच ओवर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज अभी तक फेलियर देखा नहीं था पहाड़ों में.
पहले दिन पहुंचे, बैड विंड, कैसे ना कैसे करके टेंट एस्टैब्लिश करा, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, तीसरे दिन तक हमारा ब्यूटेन सब खत्म होना शुरू हो गया, तो अब पानी नहीं बन पाएगा। और आप उसी जगह पर अटके थे? अटके हुए थे टेंट के अंदर, 3 जने हम लोग, मी एंड माई 2 more शेरपास विद अस। दिन भर क्या करते हो? कुछ नहीं, शवलिंग द स्नो, क्योंकि स्नो स्टॉर्म चल रहा था, तो अगर 2-3 हम लोग शिफ्ट में सोना पड़ता था, रात को भी सब लोग सो नहीं सकते थे, अगर सो जाएंगे कोई भी सब लोग 3-6 घंटे से ज़्यादा, तो पूरा टेंट स्नो के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। तो उठ के बार बार बाहर आके स्नो शवल करनी है, जो रिसोर्सेज बाहर रखे, इतना सही होता है ना टेंट, हार्डली इस कारपेट का भी हाफ एरिया होगा, तो उसमें 3 जने लेटे हुए अंदर, हार्डली एनी बैटरी मूवमेंट, रेस्टिंग, रिकूपरेटिंग, वेटिंग फॉर गुड वेदर, वॉकी टॉकी की बैटरी सेव कर रहे हैं, सारी बैटरीज बार बार निकाल के स्लीपिंग बैग में डालना, फिर निकाल के बाहर करना, सब कुछ को वर्किंग भी रखना है, क्योंकि मर गया तो खत्म हो सकता है। तो ऐसे करके करते करते जब 4th डे हुआ शुरू, तब वी आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज, एंड आई वेक अप विद अ ड्रूल। थोड़ा सा ऐसे सुबह सुबह उठते ना तो गहरी नींद लग जाती है, तो आई ड्रूल अ लिटिल बिट। मैंने बोला अच्छा थोड़ा सा ऐसे होगा, तो मैंने हाथ नहीं मेरा करना, मैंने वो लगता है लेफ्ट साइड पे सो जाते हैं ना जब हाथ पे, तो हाथ नहीं काम करता, तो मैंने ऐसे हल्का सा अपना पुश करा, मैं सीधा हुआ अपने स्लीपिंग बैग के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने एक तरफ से हमने एल्बो मारी राइट हैंड साइड से अपने शेरपा दाई को, उनको बोला दाई उठो, कुछ तो गड़बड़ है। उनने मेरा चेहरा देखा, उन्होंने देखते ही बता दिया कि कुछ तो खराब हो गया है अब। तो फ्रॉम द कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ माई बॉडी इन माई स्लीप क्या हो गया था, देयर वर बिकॉज ऑफ सो मच टाइम इन हाई ऑल्टीट्यूड विच वॉज नॉट प्लान्ड, ऑक्सीजन हम ले नहीं रहे थे, तो ब्लड क्लॉट्स बन गए थे। आई हैड 11 क्लॉट्स, आई वाज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। ब्रेन में? हाँ जी, अभी भी है 11 क्लॉट, एंड रेटिना में हैमरेजेस हो गए थे, 3 इन माई लेफ्ट एंड 2 इन माई राइट, तो माई विजन वॉज गोइंग वेरी बैड। बहुत ज़्यादा पानी सीप इन कर गया था बिटवीन माई ब्रेन एंड माई स्कल, तो प्रेशर बन गया था मेरे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा, एडिमा बोलते हैं, सेरेब्रल एडिमा एक तरीके का, पानी भर जाता है। which resulted into ये सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की कंडीशन, जहाँ क्लॉटिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ ब्लड गेटिंग थिक नाउ। ये 18 साल की उम्र में हुआ जी। तो फिर वहाँ पे फिर लेटे हुआ था, फिर वी हैड टू टेक द कॉल, क्योंकि इससे पहले वाले एक्सपीडिशंस में मैं दूसरी तरफ तो रह चुका था, जहाँ पे हम लोगों को छोड़ के पीछे जाना पड़ता था कई बार, टू सेव द नंबर ऑफ पीपल हु वर ओके। माउंटेनियरिंग में कई बार डिफिकल्ट कॉल्स लेनी पड़ती हैं पर्वतारोहण में, क्योंकि नाउ पीपल आर, कई बार लोग बिना ऑक्सीजन के अटेम्प्ट करते हैं, बिना शेरपा के अटेम्प्ट करते हैं। नाउ यू हैव टू फर्स्ट सेव योर सेल्फ टू बी एबल टू हेल्प समबडी एल्स, सेम बेसिक ग्राउंड रूल। तो माई शेरपाज हैड टू नाउ टाइम टू गो डाउन, बिकॉज मेरा शरीर काम कर नहीं रहा था, थोड़ा बहुत जो ब्यूटेन बचा हुआ था वो भी उनने गर्म पानी उबालने में और वो सब खत्म कर दिया, क्योंकि उनको लगा था थोड़ा शरीर गर्म करेंगे तो ठीक हो जाएगा, खून वापस चलना शुरू हो जाएगा। बट ऑब्वियसली दे डिड नॉट नो दैट आई हैड दीज क्लॉट्स व्हिच हैड फॉर्म्ड इन माय ब्रेन। तो कार्रवाई शुरू हुई, उन लोगों ने मुझे सब वार्म टेंट में पैक वैक करके उन्होंने बोला अब हम नीचे जाते हैं। दे प्रॉमिस मी, दोनों ही शेरपा ने मेरे साथ प्रीवियस भी कुछ क्लाइम्स करे हुए थे, तो मिंगमा दाई एंड तेम्बा बोथ प्रॉमिस मी कि वील कम बैक। आई प्रॉमिस कि हम पक्का वापस आएंगे, बट मुझे पता था कि वापस तो तभी आ पाएंगे जब मौसम खुलेगा, वरना ये रेस्क्यू नहीं है, रिकवरी ही होगी। रेस्क्यू तब तक होता है जब तक इंसान जिंदा है, रिकवरी तो होती है बॉडी लेके आनी है अब वापस। तो वहाँ टेंट में फिर पड़े जब ये दोनों चले गए, फिर थोड़ा सा हिट होना शुरू हुआ। फिर वही आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक अ फ्लैशबैक ऑफ, बाहर स्टॉर्म चल रहा है, तो फ्लैशबैक ऑफ मेमोरीज आ रहे हैं थोड़े से। पहली बारी अंदर से ऐसे सवाल आने शुरू हुए, बिकॉज उससे पहले ना थोड़ा सा मैं पलट के देखने वाला इंसान नहीं था। आई यूज्ड टू टेक माई पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, आई यूज्ड टू टेक माई फैमिली फॉर ग्रांटेड, आई यूज्ड टू टेक माई फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड, एवरीथिंग थोड़ा सा टेक इट लॉट फॉर ग्रांटेड। बट पहली बारी ऐसे अंदर से थोड़े से सवाल उठे कि क्योंकि अब अंत इतना पास था और दिख रहा था, ऐसा लगता है क्या मैं हैव आई बीन अ गुड सन, क्या मैंने अपने पापा को इनफ प्यार करा है कि क्या भगवान आप मुझे एक मौका दे दो, आई वांट टू गो बैक टू माय मॉम एंड आई वांट टू हग हर वंस, और यू नो भगवान प्लीज एक बारी वो यू नो देयर सो मेनी फ्लैशेस व्हिच आर कमिंग लाइंग डाउन दैट टेंट एंड आई वाज ऑलमोस्ट मतलब गिव अप तो हो ही रहा था। धीरे धीरे करके वो होता है ना कि यू गो इनटू अ नेगेटिव स्पाइरल। तो शेरपा लोग जब वो निकले थे दोनों मेरे दाजू लोग नीचे को, तो उन्हें टेंट का वेस्टिब्यूल हल्का सा खुला छोड़ा था, इसलिए थोड़ी हवा आती रहे टेंट के अंदर। तो मैंने बाहर देखा अभी भी स्टॉर्म चल रहा है। फिर मैंने सैटेलाइट फ़ोन मेरे पास छोड़ गए थे, उसमें थोड़ा सी बैटरी थी, तो मैंने घर पे फ़ोन करा और मैंने मम्मी को बोला कि मॉम आई थिंक इस बारी मैं घर नहीं आ पाऊँगा। तो उस तरफ माई मदर को लैप्स ऑन द फोन, ऑब्वियसली माई फादर केम रशिंग फ्रॉम एंड ही वाज लाइक क्या बोल रहे हो तुम, मम्मी को क्या हो गया।
तो for the first time I heard that day in my father's voice की desperation. He's an army officer, very proud man. He's a paramilitary officer. He's for the first paras. He's seen, मतलब काफ़ी जितनी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं उन्होंने देखी हुई है अपनी लाइफ में ना वैसे. तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उनका वो पापा वाला साइड देखा. उन्होंने नहीं कोशिश करो. वो मुझे बोलते कोशिश करो. बोलो पापा कोशिश कैसे करूँ, अब तो शरीर ही काम नहीं कर रहा. इतनी जब तक बात होती तब तक सैटेलाइट फ़ोन भी डेड हो गया. तो फिर अब कोई बात, अब तो कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं. अब लेटा हुआ मैं टेंट में, फिर मैं बाहर देखता हूँ तो वो स्नोस्टॉर्म के बीच में यही सब ऐसे फ्लैशबैक्स दिमाग में, ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स आर कमिंग एंड आई लुक लाइक छोटा सा ऐसे ना एक बूट वहाँ ग्रीन रंग का निकल रहा था. दिस इज 2012. तो वो बूट मुझे देख के समझ में आ गया कि अंदर एक क्लाइंबर है. तो मे बी ऑन हिज वे अप और ऑन हिज वे डाउन ही माइट हैव हैड एन एक्सीडेंट और वो मर गया होगा शायद. तो मैंने वो बूट देखा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अंदर से सवाल था कि अर्जुन तुम कैसे पाए जाने जाते हो, मतलब जब लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे तब कि टेंट में पड़े पड़े तूने गिव अप कर दिया, या डू यू वांट टू बी हॉन्टेड, एटलीस्ट यू ट्राइड, कि कोशिश तो करिए एक बारी. तो बड़े जोश अंदर से एकदम आ गया. मैंने बोला ऐसे तो नहीं हार मानूंगा, है ना. इफ दिस इज गोइंग टू बी एंड लेट दिस बी. तो मैंने क्रैम्पॉन एक पड़ा हुआ था, उसमें जोश जोश में लेके टेंट फाड़ दिया मैंने. टेंट फाड़ दिया. मैं लेटा हुआ, मुझे स्लीपिंग बैग के अंदर डाउन सूट पहनी, गरम गरम बूट वूट सब लगा रखा था. टेंट फाड़ दिया. अब मैं जो है ओहो अब तो ट्रबल बढ़ गई है. अब तो जो स्नोस्टॉर्म बाहर चल रहा था वो अंदर भी आ रहा है. सॉरी. तो बराबर अंदर से देन आई स्टार्टेड टू क्रॉल. आई टर्न ऑन माई स्टमक और राइट हैंड में क्रैम्पॉन पकड़ा और लेफ्ट हैंड वो राइट उसमें क्रैम्पॉन एक लगाया जूते में और क्रॉल करना शुरू करा आइस में, वहाँ स्नो में, स्नोस्टॉर्म के बीच में. तो क्रॉल करा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया. आई वॉज ट्राइंग टू गो डाउन नाउ, कि मतलब गिरना ही है. तो बट चैलेंज तो था वो आइस क्लिप, जिसके वजह से शेरपा भी मुझे नीचे नहीं लेके गए थे, क्योंकि डेड वेट कौन ले जाएगा. तो हाँ, फिर वो एक टेक्निकल सेक्शन आता है कैंप 2 के जस्ट नीचे. 3-4 घंटे में वहाँ टेक्निकल सेक्शन तक पहुँचा. अब डाउन आना है, रस्सी लगी हुई है, हाथ तो काम कर नहीं रहा. तो मैं ऐसे टेक्निकल सेक्शन में लेटा हुआ हूँ और मैं ऐसे नीचे देखता हूँ खाई से अच्छा खासा ड्रॉप है. टेक्निकल सेक्शन मतलब स्टीप ब्लू आइस वॉल है, तो उसमें जुमारिंग करनी पड़ती है. ऐसे स्लोप नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक एन ओवरहैंग है. तो उसमें आपको रैपलिंग करके नीचे आना पड़ेगा, जिसमें आपको दोनों टांगे, दोनों हाथ, सारे सब, यू हैव टू बी फुल्ली फंक्शनल. या तो आपको फिर एक एड चाहिए, कम से कम 4 लोगों की टीम चाहिए, किसी बॉडी को डिसेंड करना है प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड स्ट्रेचर वेचर बना के. वो रेस्क्यू टेक्निक्स होती है हमारी, पुली वुली लगा के. मैं अकेला हूँ, यहाँ से नीचे देखता हूँ, ऊपर देख. थोड़ी देर रुका, है ना. मैं देख रहा हूँ क्या करूँ, कुछ भी नहीं. आवाज़ लगा रहा हूँ, दाजू कोई कुछ सुन ले कहीं से, कुछ तो कुछ नहीं. थोड़ी देर फिर मैंने देखा, देखो यहाँ पे भी पड़े पड़े तो मर ही जाऊँगा, है ना. यहाँ पड़े पड़े जमने से अच्छा है कि नीचे जाके गिर जाता हूँ कम से कम थोड़ा सा. देन इफ दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी, इफ दिस इज द डे, इफ आई एम डेस्टिन्ड टू डाई, आज हो जाए. तो मैंने धक्का लगा दिया अपने आप को, फिर जंप मारी. नहीं फेंक दिया, स्लाइड करवा दिया अपने आप को नीचे से स्लोप से. तो इट इज ऑल केम टम्बलिंग, टप स्लाइडिंग डाउन. जब नीचे जाके गिरा तब से, तो फिर उसमें जाके थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ. एंड फिर मुझे याद है दैट आई पास्ड आउट एंड देन देयर वाज लिटिल बिट ब्लड कमिंग आउट हियर एंड देयर. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट देयर वाज स्नो, थोड़ी सी लाल होनी शुरू हो गई थी. तो फिर आंखें मेरी बंद हो गई. फिर आई थिंक दैट इज द मोमेंट व्हेन आई डाइड. तो देन आई ओनली हैव अ मेमोरी स्ट्रेट आफ्टर दैट ऑफ वो नेपाल और तिब्बत के बीच में एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, वो मिलिट्री का बना हुआ है. तो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं ना, ऐसे ऊपर से जा रहे होते हैं, ऐसे क्रॉस बार्स. तो मैं एक गाड़ी में लेटा हूँ और मुझे सिर्फ वो क्रॉस बार्स होते दिखाई देते. तो मुझे समझ में आ रहा है कि इट वाज द सेम मेमोरी ऑफ व्हेन आई वाज एंटरिंग नेपाल बाय द फ्रेंडशिप ब्रिज. सो लग रहा है ओके, आई एम गोइंग बैक टू नाउ नेपाल. So later on I got to know that the weather cleared out the next day after this event, when I did all of this tent following and everything and throwing metal out. Next day the weather did eventually get cleared and my Sherpa started to come up with some more manpower to get me down, and that was very, very generous of them. But they found me very close to Camp 1 itself. So that was not the place where I had the last memory of. तो उसके बाद भी फिर पता नहीं कौन सा भूत था अंदर से तो चलाया जा रहा था. So I think I still crawled, I think, for another 1.5-2 hours after that fall. And then that's somewhere below a rock they found my red down suit.
coming out of the snow, and then they got me down and they took a picture of me, pronounced me dead because obviously there was no brain activity, there was no heart activity, there was no retina movement, nothing. They noted the time of death, took a picture of the dead body, packed me in a sleeping bag and started getting me down. तो नीचे लेके आए, वहाँ पे स्लीपिंग बैग में बांध के जैसे डेड बॉडी को लेके आते हैं, तो कैंप 1 से जैसे नीचे लेके आते हैं तो वहाँ पे एक स्क्री शूट आती है. स्क्री शूट होती है पत्थरों की एक ऐसी पूरी गली, तो उसमें आप एक जगह पैर रखो, साइड वाले पत्थर भी हिलने शुरू हो जाते हैं, इस तरफ के भी पत्थर हिलने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है नीचे को. तो उसमें ये लोग लोअर कर रहे हैं, 2 शेरपा ऊपर से 2 शेरपा नीचे से रस्सी लेके. सो 2 शेरपा ऊपर से 2 शेरपा नीचे से रस्सी लेके डाउन कर रहे हैं. एंड दिस हियर दिस क्रफल फ्रॉम इनसाइड द स्लीपिंग बैग. यू नो वो ड्राई फिट क्लोथ्स जब आपस में ऐसे ऐसे घिसते हैं, तो दे सडनली फील की भूत है एंड दे लेट गो ऑफ मी एंड आई गो अनदर 100 meters डाउन ऑन दैट स्लोप. एंड आई थिंक इट वाज द वार्मथ एंड वो धूप निकल गई थी तब तक, तो आई थिंक आई हैड फ्रोजन ऑलमोस्ट, आई हैड गॉन इनटू हाइबरनेशन और समथिंग. एंड देन आई केम बैक एंड देन दे सॉ दैट देयर वाज सम ब्रेन एक्टिविटी एंड आई वाज ट्राइंग टू मूव इनसाइड द स्लीप. तो आई वाज अलाइव. तो खुश तो थे बड़े, बट फॉर अ सेकंड आई ऑलमोस्ट स्कैर्ड द लाइव्स आउट ऑफ देम. एंड that was, I think, my first time where I literally had an experience where I was not there anymore and then I came back. So it was long journey. फिर वापस आके एम्स में फिर रिकवरी पैरालिसिस से मैं अभी तक पूरी तरह हंस नहीं पाता हूँ. लेफ्ट साइड से पूरी तरह ऊपर नहीं जाते, एक तरफ से ज़्यादा लंबी हंसी आती है, एक तरफ से कम आती है. There are still little bit things there, but I'm very grateful to everybody, all my Sherpas, everybody for I owe my life to them. आज तक अब जब भी जाता हूँ काठमांडू तब उनसे ज़रूर मिलता हूँ, क्योंकि उनके बगैर मैं नहीं होता शायद आज यहाँ पे. तो एक वो था. फिर उसके बाद अन्नपूर्णा पे लास्ट ईयर आई फेल डाउन. इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं फिर से. मुझे जानने और कहानियाँ जाननी है, पर पहले ये ब्लैकआउट के बारे में क्या याद है आपको? सो ये सब ना वापस पूरा सर्कल मुझे याद आता है काफ़ी कुछ 2016 में, क्योंकि अब जब एक कहानी मेरे दिमाग में शुरू हो जाती है, जब मैं वापस आ गया एम्स में, दिल्ली में बैठा हुआ था, तब मेरी मम्मी तो बेचारी इतनी खुश थी कि शी वाज लाइक अच्छा जिंदा है, ठीक है, चाहे इसकी अब एक लेफ्ट टांग काटनी है काट दो, इसका लेफ्ट हैंड काटना है काट दो, कुछ भी हो, मेरा लड़का जिंदा है. टिपिकल माँ. बट रोज की एक लड़ाई शुरू हो गई थी. मुझे अंदर से फील होता था मेरा हाथ और मेरी टांग, मैं बोलता नहीं जिंदा है, बट ऊपर से उनको दिखता था कि ब्लैक हो रहा है, तो रिकवर नहीं करेगा. तो रोज डॉक्टर आते थे, बोलते आज एम्पुटेशन करने, मैं बोलता नहीं आज नहीं, मुझे लगता है आ जाएगा वापस, आ जाएगा. और ऐसे मतलब जिंदा हो जाएगा वापस. आई कुड फील दैट माई बॉडी वॉज स्टिल अलाइव. फ्रॉस्टबाइट हो गया था काफी सिवियर. देयर वॉज अ लॉट ऑफ गैंग्रीन फॉर्मेशन विच हैड हैपेंड ऑन द लेफ्ट साइड. तो डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि बॉडी रिकवर करेगी, तो एम्प्यूट अगर नहीं करते तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस थे पूरे बॉडी में. फिर से थोड़ा सा आप काफी कुछ कह रहे हो. मेरा जॉब है आपको स्लो डाउन करना. जी. आपने 2016 क्यों कहा? अगर ये 2012 ये 2012 में था, और फिर मैं वापस जाता हूँ क्योंकि चोयू 2016 में कहानी पूरी करने. एक मिनट, तो ये गैंग्रीन और ये सब 2012 में होता है, और फिर मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ हॉस्पिटल में कि जब तक मैं कुछ चोयू से कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं चढ़ लेता, तब तक मैं चोयू वापस नहीं जाऊँगा. और फिर मेरी मकालू के 4 अटेम्प्ट्स आते हैं, 2013, 2014, 2015, 2016. एंड देन दैट्स वेयर आई बिकम अ माउंटेनियर. असली में इट्स द पर्सन हु आई एम टुडे. मकालू शेप्ड मी. एंड देन फिर मैं वापस चोयू जाता हूँ, और फिर मुझे वो याद आता है सारे वो मोमेंट्स जो मुझे याद नहीं थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट्स, क्योंकि वहाँ तो ब्लैकआउट हो गया था, तब तो बॉडी सर्वाइवल मोड में थी. नाउ व्हेन आई वेंट बैक, देन आई कुड इमेजिन एंड रिमेंबर एवरीथिंग जो चीज़ मेरे साथ हुई थी. आई लिटरली गॉट बैक अ मोमेंट जब व्हेन आई फेल डाउन. उसके बाद इट ऑल केम बैक टू मी एट दैट प्लेस. मैं अपने आप को ऐसे देख रहा था ऊपर से थोड़ी देर तक, है ना. मतलब अर्जुन तो है, मैं अर्जुन ही हूँ. सो हम लोग कितनी बार ऐसा लगता है ना, हम लाइव देखते हैं तो हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, मेरे 2 हाथ हैं. अपने आप को बिना शीशे के तो देख नहीं सकते हम लोग, बट फर्स्ट टाइम अपने आप को बिना शीशे के देखना वॉज अ लिटिल ओवरवेलमिंग. हाँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज आपको बेसिकली आप ये कह रहे हो कि it was something like this which came back to me in my head when I went back to attempt Choyu. 4 साल के बाद जब आप वहां गए तब मेमोरीज फिर से आ गए कि हाँ ये हुआ था, इस जगह पे हुआ था, और ऐसा हो रहा था. और 2012 में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तब. हाँ आपका. बट दैट आई डिड नॉट, वो तब तक याद नहीं आया था मुझे. इट वाज समवेयर और इट वाज सप्रेस्ड इन माय हेड, एंड देन इट ऑल केम बैक टू मी. सब कुछ एकदम से ऐसा एज अ फ्लैशबैक आया इन माय 2016 अटेम्प्ट. एक मिनट, वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते तो क्या दिखा आपको?
तो थोड़ी देर के लिए तो यही ऐसी था. फिर मुझे यहाँ तक याद है, इट वॉज जस्ट वेरी फ्लूइड. लाइक ऐसा जितना मैं ज़बरदस्ती, आई डोंट वांट टू मिसलीड पीपल ऑल्सो ना, मैं ख़राब चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा. आई वुड रादर से समथिंग व्हिच आई एम वेरी डेफिनेट अबाउट. सो आई थिंक इट वॉज वेरी फ्लूइड. लाइक मैंने पहले थोड़ी देर तो अपने आप को देखा वेखा ये वो, फिर उसका जस्ट इट वॉज जस्ट I was moving here, I was moving there, I'm going there. It was a very out of bodily experience. And then nothing else came into my memories. And then I have straight memories of the same bridge. So वाला तो अभी तक मुझे याद ही नहीं है, वो zombie mode जहाँ पे I fainted. I remember escaping the body, whatever you want to call it, है ना, थोड़ा सा ऐसा out of body experience बुला लेते चलो उसको. And उसके बाद कब वापस आया और कब वहाँ से 2-2.5 घंटा और क्रॉल कराया मैंने उस बॉडी में. is beyond my power also, but this is just what the Sherpas have told me कि वहाँ मिला था मैं. तो I think I got into a zombie mode. Do you think कि पेरेंट्स की वजह से आपकी बॉडी क्रॉल कर रही थी? ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, सबके अपने अपने अलग अलग चीज़ें हैं, बट आई डू थिंक समटाइम्स कि इफ़ इट इज़ नॉट योर डे एंड अगर आपका अभी भी कुछ पर्पस है ना यहाँ पे, तो फिर नहीं जाता इंसान छोड़ के शरीर. हाँ, है ना, ये जो सोल है नहीं जाता. क्योंकि मैंने देखा है कई बारी पहाड़ों में मोस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है जाने की ना, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट ससेप्टेबल होता है वो चला जाता है, और जिससे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे होंगे, वो बच जाता है. तो इट इज़ वेरी अनफेयर ऑल्सो समटाइम्स एट टाइम्स, यू नो. सो लाइफ इज सच ए डेलिकेट थिंग कि कई बारी बाथरूम में पैर फिसला, कमोड़ में सर लगा, मर गया, है ना. और कई बारी 3-3, 4-4 दिन तक यू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ फूड, वाटर, यू नो, वार्मथ, और फिर भी वो बच जाता है. जब वो गैंग्रीन और फ्रॉस्टबाइट की सिचुएशन हुई, मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले तो फ्रॉस्टबाइट के बारे में बात करते हैं. हिंदी में समझाइए फ्रॉस्टबाइट होता क्या है? फ्रॉस्टबाइट में बेसिकली क्या होता है कि आपके सेल्स नहीं मरते, टिश्यूज भी मरना शुरू हो जाते हैं. तो जब एक बार टिश्यू मरना शुरू हो जाते हैं ना बॉडी में, तो फिर वो रिकवर नहीं करते. टिश्यूज की रिकवरी करने के लिए या तो ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है या तो एम्प्यूट करना पड़ता है. और अगर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर रहा तो कुछ टाइम में जैसे अगर मेरी यहाँ तक फ्रॉस्टबाइट हो गया, अगर कुछ टाइम में अगर मैं उसको एम्प्यूट नहीं करूँगा तो वो डेड होके झड़ जाता है हिस्सा पूरा, मतलब बॉडी का. जैसे अगर आपने अपने हाथ को आग में डाला तो हाथ जल जाएगा, जल जाता उसी है. तरह अगर हाथ को बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत देर के लिए रखा तो जल जाता है फिर से. जलता एक तरीके से, हाँ, उसको जलना बोल सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ कोल्ड बर्न. इन अ वे इन मेडिकल साइंस के उसमें कोल्ड बर्न ही बुलाया, जलना ही बुलाया जाएगा. बट उसका प्रॉपर मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन इज इट डाइज एट अ सेलुलर, बोन मैरो से लेके सेलुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब अंदर का डेड हो जाता है बियॉन्ड रिकवरी पॉइंट. मतलब एक डेड बॉडी की तरह आपकी उंगली. हाँ, डेड बॉडी. उसका दर्द और करता है क्योंकि बॉडी कॉन्टिन्यूसली अंदर से हार्ट पंप करने की कोशिश कर रही होती है खून, और जाता नहीं है उसमें खून, क्योंकि डेड हो चुका है वहाँ का. क्या फील होता है हाथ में? मुझे तो ब्लिस्टर्स हो रखे थे बहुत हैवी, जिसकी लग रहा था कि वो डेड होके आएगा, बट आई कुड स्टिल फील कि अंदर से जिंदा है. तो फर्स्ट स्टेज इज हैवी ब्लिस्टर्स, फिर उसमें पानी भरना शुरू होता है, फिर वो ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वो सूखना शुरू होता है फाइनली. तो मेरा ब्लिस्टर स्टेज तक था, ब्लैकनिंग शुरू हो रही थी कुछ कुछ हिस्सों में. दैट्स व्हाई द डॉक्टर्स वर कंसर्न्ड. दे वुड पुटिंग मी ऑन स्टेरॉइड्स. दे वांटेड टू ओपन ऑल द क्लॉट्स इन माय हेड by thinning my blood and opening it, but none of it worked. And finally जब उन्होंने steroids बंद कर दी तो एक दिन अपने आप में उठा और मेरा फुट हिलना शुरू हो गया था. So like voila. लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं. I think yes. हर इंसान के अंदर एक वो जज्बा होता है. कुछ भी मतलब कई बारी आई थिंक सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कई बारी ना, हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों में अपने विश्वास को करते हैं, जबकि हमारी जो इनर इंजीनियरिंग है ना, दैट इज़ way beyond everything else. मैं एक्चुअली और जानना चाहता हूँ. अपने 2013, 14, 15 की भी बात करी. We'll get to all those stories. बहुत सारे कहानियाँ हैं. Too many. But we'll break down each of them. Okay. मैं थोड़ा और साइकोलॉजी में घुसना चाहता हूँ, क्योंकि इस सीरीज की मिशन यही है कि द विनर्स ऑफ लाइफ, उनका माइंडसेट ही अलग होता है, उनके दिल में जो हिम्मत होती है वो अलग होती है. मैं पहले वो जानने की कोशिश करूंगा, फिर से हम स्टोरीज के बारे में बात करेंगे. ओके, ठीक है. तो हमारा एक राउंड है डर से जीत तक राउंड. ओके. थोड़े से साइकोलॉजिकल सवाल पूछूंगा. लेट्स गो. एंड यू डोंट नीड टू आंसर इट फास्ट. और मैं थोड़े से टेंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा. ओके अर्जुन, आर यू रेडी? यस. क्वेश्चन नंबर 1. माउंटेनियरिंग में समिटिंग सबसे सुंदर मोमेंट्स होते हैं. आपके करियर में क्या कोई ऐसा समिट रहा है जहां सुंदरता के बदले आपको डर महसूस हुआ हो?
यस, आई थिंक अगर पर्वतारोहण की बात करी जाए और ये 14-8 हज़ार मीटर की चोटियों के बारे में हम विस्तार में अगर घुसते हैं, है ना, तो इसमें 8,000 मीटर पे ना कुछ समिट्स ना ऐसे होते हैं, बड़े खतरनाक से होते हैं। तो ऊपर ना आइसिकल सा बन रखा होता है, ओवरहैंग, उस कॉर्निस बुलाते हैं। सो कॉर्निस क्या होती है कि विंडवर्ड साइड से जब हवा आती है पहाड़ पे और लीवर्ड साइड पे ड्रॉप जाती है, तो ऐसे ना वो स्नो पिक करके लेके आती है, चिपकाती जाती है, तो ऐसे ओवरहैंग सा बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको कि उस पर जाके खड़े हो सकते हो, बट खड़े हो गए तो नीचे गिरो। हाँ, दूसरी तरफ स्ट्रेट। और समिट रिजेस पे अगर आप गिरते हो किसी भी 60,000 मीटर की चोटी पे, तो कम से कम 4 या 5 किलोमीटर सीधा बेस कैंप वाली गलीज में आओगे सीधा नीचे। ठीक है, एंड 4-5 किलोमीटर बहुत होता है ना, टांगों के नीचे देखना। तो आई थिंक मकालू का जो समिट रिज था, फाइनली इन माई 4th अटेम्प्ट हम लोग जब फॉल्स समिट से रियल समिट तक नेविगेट करके जा रहे थे, तो एक नाइफ लाइक रेज आती है, बिल्कुल चाकू जितनी तीखी ऐसे एकदम है, उसमें मतलब आप हाथ भी रखते हो तो टूट जाती है ऊपर से। उसके एक तरफ हम लोग चल रहे हैं और फॉल्स समिट पे मैं अपना आइसैक्स गलती से इन ऑल दैट हबड़ा तबड़ी भूल जाता हूँ। आइसैक्स वहीं छूट गया। 2 टाइप के आइसैक्स होते हैं, एक स्ट्रेट स्टिक वाला होता है, एक होता है टेक्निकल आइसैक्स, एक आइस क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है, एक स्नो में यूज होता है। आइसैक्स होता है बेसिकली कुल्हाड़ी जो बर्फ में चढ़ने के आपके मदद कर पाए, है ना, बिल्कुल एक्स की तरह ही होता है, किसी भी नॉर्मल एक्स की तरह, बस जस्ट उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और वो सब चीज़ें। टेक्निकल थोड़ा सा पीछे शॉवल होता है, आगे टीथ होते हैं, तो इट डज मल्टीपर्पज एक्टिविटीज। इट इज़ ऑल्सो, इसको पर्वतारोही का तीसरी टांग बुलाई जाती है, एज फनी एज इट साउंड्स। एंड आइसैक्स वो वहाँ भूल गया था मैं, और वहाँ से चल के जा रहा हूँ नाइफ लाइक रिज पे, सामने सिर्फ 2 जने। ये रिज को देख के इवन द शेरपास वर लाइक, they were pushing Farhan and Hans. They are like very good senior mountaineers one is from Austria, one is from Spain, Catalonia. तो ये दोनों आगे लीड लेते हैं, इनके पीछे तीसरा बंदर मैं, है ना, 23 साल का, बहुत ये सीनियर जेंटलमैन जा रहे हैं। इन लोगों के पास तो आइसैक्स हैं और मैं अपने हाथों को आइसैक्स बना के, क्योंकि अब चौथी बारी था, अब वापस नहीं जा सकता था, और समिट रिज से समिट दिख रहा था कम से कम सिर्फ 5 या 6 मीटर दूर। आई एम अज्यूमिंग एक पागलपन भी रहता है ऊपर जाओ समिट के एकदम पास जी, समिट फीवर बुलाते हैं उसको, है ना। तो समिट फीवर नाम की चीज होती है, वेयर मतलब आपको दिख रहा है कि आपको ऑक्सीजन खत्म है, आपको दिख रहा है कि आपके रिसोर्सेज आपका इनफ नहीं है वापस आने के, आपको दिख रहा है कि रस्सी नहीं लगी हुई है, चढ़ तो जाओगे बट उतरते टाइम पे पक्का गिरोगे, तो देन ऑल्सो यू गो फॉर द समिट। दैट्स कॉल्ड समिट फीवर, दैट टनल लाइक विजन, कि पता है कि दिख रहा है साफ साफ सामने कि अब तो मामला गड़बड़ होने वाला है, बट फिर भी आप जा रहे हो। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज सफरिंग फ्रॉम, बिकॉज इतना डेस्परेट हो चुका था चौथी बारी में कि ज़्यादा, मतलब दोस्त भी मजाक उड़ाते थे, और गाँव के जो बच्चे थे नीचे वैली में, डाउन द वैली, वो ऐसे गांव वाले बच्चे भी अब बड़े होने शुरू हो रहे थे, 4 साल हो चुके थे, वो भी देखो तो अंकल आप फिर आ गए। तो इतनी बारी हो चुका था वो अटेम्प्ट कि आई सो डन। तो फाइनली ऑन द समिट रेस जैसे जा रहा हूँ, और मैं ऐसे तो हाथ डाल के जा रहा हूँ, एकदम से मेरा हाथ स्लाइड करता है, मैं दूसरी तरफ मेरा हाथ जाता है, और मैं शोल्डर तक उस आइस रिज पे जैसे टंगा हूँ, मेरी टांगे फ्री हो गई हैं, और मैं सिर्फ उस रिज पे, एक हाथ उस तरफ है रिज के और पूरा शरीर इस तरफ है, वहाँ खड़ा हुआ, समिट पे आगे फरहान और ये पहुंच चुके हैं, और बोले क्या करा आइसैक्स का है, बोला आइसैक्स तो पीछे छूट गया है। एंड देयर नो रोप्स, नथिंग सिक्योरिंग अस, रोप सब खत्म हो चुकी थी अभी तक, तो कोई एंकर्स नहीं लग रहे थे, कुछ नहीं होता, सब पुराने एक्सपीडिशन की रस्सियाँ खींच के भागने वाले, टिके नहीं टिके पता नहीं, भगवान का नाम लिया, ओम शाम्बो बोल के एक कदम के आगे दूसरे कदम, तो ऐसे हो गया था, काफ़ी स्कैरी हो गया था वो, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल समिट, इतना सुंदर समिट। आई थिंक इट वो मेरा स्टेयरवे टू हेवन था फॉर श्योर। इट्स द मोस्ट, सबसे किसी भी 8,000 मीटर चोटी का समिट इस समिट से कम खूबसूरत होगा, क्योंकि इट्स लाइक अ परफेक्ट फिनिशिंग। जैसे एंड में जाके छोटा सा पिरामिड आ जाता है आपके सामने, उस पिरामिड के लिटरली आप समिट पे जाके ऐसे एक हाथ रख सकते हो, दैट्स द टॉप पॉइंट, 5th हाईएस्ट पॉइंट ऑन प्लैनेट अर्थ। एनर्जी क्या होती है वो? एक तो बहुत सारी चीज़, थकान होती है, ऑब्वियस है, लेट्स बी फर्स्ट रियलिस्टिक, थकान बहुत ज़्यादा होती है, फटीग बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है कि हाउ फार यू हैव टू गो डाउन। एंड मेरे साथ एक अंदर कीड़ा है, जब मैं सबमिट करूँ या नहीं करता, तो सबमिट कर लेता हूँ तो अलग एनर्जी आ जाती है, उसके बाद मुझे पहाड़ पे रुकना पसंद नहीं। द सेम डे आई हैव सबमिटेड मोस्ट ऑफ दीज 8,000 मीटर पीक्स, उसी सेम डे पे ही मैं सीधा बेस कैंप आ जाता हूँ, चाहे रात हो जाए। तो जो 3-4 दिन का जो हमें रास्ता लगता है एक बारी में ऊपर जाने का, जो शेरपा लोगों को भी 2 दिन लग जाते हैं नीचे आने में, उसको मैं सेम डे में ही खींचता हूँ, क्योंकि एक बारी गाड़ी जब मेरी चल जाती है, गर्म हो जाती है, तो फिर मुझे रुकना पसंद नहीं है। और समिट हो गया तो उसके बाद रात बिताना पहाड़ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर देन आई शूट स्ट्रेट फ्रॉम द समिट, सारा लोड उठाते हुए, सारे कैंप्स का सारा सामान वाइंड अप करते हुए, हैवी सा बैकपैक हो जाता है,
बिल्कुल you look like a yeti only almost coming down the mountain. रात हो जाती है. I think most of the viewers are already going to be like, अरे इसने mention कर दिया सारी. मैंने नहीं बोला. This time it was not him, guys. येटी चाहता है कि उनकी बातें इस पॉडकास्ट में हो. Anyway, go on. So then I think that was one of my scariest moments, and the same day I submitted when we come back down. So quite hectic, quite tiring, but the energy is, मतलब energy after a point you get so tired and you keep pushing कि उसके अंदर switch off नहीं होती body. हम submit करके वापस base camp आ चुके हैं. It's been almost more than 48 hours that you've been moving, constantly standing, not hydrating enough. Base camp पहुंचने के बाद उस दिन रात को भी इतनी energy होती है बहुत सारे और काम करने की, सेलिब्रेट करने की. बट यू कैन नॉट स्विच ऑफ योर माइंड देन. यू गो, इतना ही आप अपने आप को पुश कर जाते हो फटीग में बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट कि अब स्विच ऑफ करना मुश्किल हो जाता है. नींद भी नहीं आती, लेट जाओगे, यू विल कॉन्स्टेंटली हैव दोस वाइब्रेशंस फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी, यू नो, कीप्स गोइंग. So it's very difficult. So you have to meditate and stuff and slowly let your energy levels go down. Because now you've gathered in so much energy to achieve almost what was not very hospitable environment for your body. Now you have to slowly root it, put it down, and come back to planet Earth. Okay. Bro. Anyway, question number 2. सबसे डेंजरस माउंटेनियरिंग सिचुएशंस में ब्रेन ऑटो पायलट पर चल रही होती है. आपके ब्रेन को उन सिचुएशंस में हिम्मत मिलती कहाँ से? I think most of these environments में जब हम लोग होते हैं ना, तब बहुत इनवर्ड आत्मा ना अंदर को खिंच जाती है थोड़ी सी. वापस आने के बाद भी ना you don't feel, जैसे how right now you feel, right, you are completely here, there's nothing between your soul and your body. So you go little inwards. Words don't come out of your mouth, है ना, शब्द नहीं निकल पाते. आप लोगों को काफ़ी कुछ बताना चाहते हो, बता नहीं पाते. अंदर पूरा एक तूफान चल रहा होता है, हो नहीं पाता. तो हिम्मत आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप सामने माउंटेन को देखते हो ना, तो माउंटेन को कुछ नहीं पता था. उसको ये भी नहीं पता होता है कि छोटी गलती और बड़ी गलती के बीच में अंतर क्या है. उसको ये नहीं पता है एक छोटे बच्चे और बड़े इंसान के बीच में अंतर क्या है. उसको नहीं पता लड़का लड़की कौन है ना. उसको ये नहीं पता कि हमारे कौन से भगवान हैं, कौन किसके हैं, क्या जाति से आ रहा है, कौन प्रजाति से आ रहा है, कौन से देश से, कौन से इकोनॉमिक स्टेटस है. सबको एक जैसा ट्रीट करता है. तो जब वो देखते हो ना, दैट इक्वालिटी, दैट इक्वलाइजर सा एक जो आप देखते हो, अंडरटोन विच इज देयर, सो यू फील लाइक ऑटोमेटिकली एक अंदर से एक इंजन होता है, वो स्टार्ट सा हो जाता है. ऐसा लगता है कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ 15,000 years of agricultural evolution. जो एक इंसान का शरीर गया ना, you feel like up to its optimum product. All your indris, all your senses are working up to its fullest potential. So I think that feeling of being able to be knowing that I am really powerful, more beyond my own imaginations, the boundaries of my own imagination, जितना मैं सोच भी सकता हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा beyond मैं powerful हूँ. कहीं ना कहीं वहाँ से एनर्जी और हिम्मत आती है. फिर एक और डर भी रहता है, क्योंकि मम्मी और पापा को, स्पेशली आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम, सो आई हैव mountains to climb and promises to keep, so I shall keep walking. I always, मतलब और सबका मुझे पक्का पता है कि और सबसे तो मैं छुटकारा पा लूंगा, बट मरने के बाद भी मेरी माँ नहीं मुझे छोड़ेगी पक्का, अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया तो. So for her, for the words which I have given to her, I think I find my courage to come back to my parents with the thought, इस सोच के साथ कि मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए पास वापस आना है, उनके लिए वापस आना है. आई थिंक मुझे हिम्मत वहाँ से मिलती है. लव इट ब्रो. तीसरा सवाल, आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने अक्सर मौत को बहुत करीबी से देखा है, खुद की भी मौत को बहुत करीबी से देखा है. इतनी इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करने के बाद आपके लिए क्या डर का मतलब बदल चुका है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक मोस्ट लोगों को जो जिन चीज़ों से डर लगता है अब बड़ी रिलेटिव सी लगती है थोड़ी सी. हाँ, जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते. आई बिलीव इन कि ये जो हम लोगों को लगता है ना कि हम चॉइसेस ले रहे हैं एंड वी आर कीपिंग आवरसेल्व्स सेफ, अल्टीमेटली देयर इज अ बिगर गेम एट प्ले, है
है ना, लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इस अगर ब्रह्मांड को भी हम पूरी तरह से देखें, आई एम लिटिल स्पिरिचुअल पर्सन, तो एंड बिकॉज आप बोल सकते हैं कि मेरा नेचर ऑफ स्पोर्ट ऐसा है, पर आई डेफिनेटली फील कि डर की परिभाषा तो ज़रूर बदल गई है मेरी, क्योंकि what is your normal and your extreme what is probably your extreme will be my normal. मेरी मम्मी भी यही बोलती है, वो बोलते तुम अपने हिसाब से मत बताओ लोगों को कि 2 घंटे का रास्ता है, या हाँ ऐसी हो जाएगा कि नहीं इतनी ठंड नहीं होती, क्योंकि आई ऑफन have had my friends join up to the base camp and stuff. I was नहीं मस्त है, आजा मस्ती करेंगे, 2-3 महीना अलग टेंट में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पलट के देखने की जरूरत नहीं है ना. तो देन दे लाइक अरे तूने तो ये मुझे बताया नहीं था. ऐसा भी होता है वैसा भी होता है. आई टुक वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक दिस फॉर द मकालू ABC बेस कैंप इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. तो मकालू का जो ABC है वो लगता है 6000 मीटर पे बेस कैंप है. 6000 मीटर्स 22,000 फीट अबव द सी लेवल. ये सबसे हाईएस्ट बेस कैंप ऑफ एनी बेस कैंप ऑन एनी बेस कैंप. हमारे लिए क्या, हम वहाँ पे बैठ के हमारे तो रोज़ का ही रूटीन चल रहा होता है, नॉर्मल खाना पीना, थोड़ी मस्ती, गेटिंग टुगेदर, सोशलाइजिंग, गेटिंग एक्लिमेटाइज. Now Ishan is from he's like my best friend, Chaddi Buddy from Noida itself. He's a Sood. So he's typical Punjabi boy, very nice, never done any activity, has a resort in Manali and all. उसको लेकर हमें चलाते हुए उसकी हालत खराब हो गई. वो वहाँ रो रहा है, बोला मम्मी से बात करवा दे बेस कैंप में. तो I have had instances before where I take things very normally now. I think I'm wired differently. मेरी शायद my mom, मम्मी ने पता नहीं सर पे कहीं दीवार में लेके मार दिया था या हाथ से गिरा दिया था जब मैं छोटा था. I'm wired little differently. मुझे most relaxed situations में बहुत anxiety feel होती है, जो maximum normal लोगों के लिए बड़ी relaxed situations होती है, उसमें I'm one of the most anxious people ever. And in like extreme situations जहाँ पे मतलब बहुत चीज़ें फास्ट चल रही होगी, डायनामिक एनवायरनमेंट होगा, बहुत कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे I don't know, there's this sense of there's something gets released from the back of my head and I feel like this calm coming down into my shoulders. I don't know why. So probably I'm just wired. थोड़ा सा वायरिंग में थोड़ा लोचा है, मुझे ऐसा लगता है. वायरिंग बदल चुकी है माउंटेनियरिंग की वजह से. I mean, I think it's that little bit for sure. Probably. And I'd like to put it on my mother. जो आपने ईशान की बात करी कि वहां जाके वो रोए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ वो रोए वहाँ उनके आंसू भी फ्रीज हो गए. आंसू तो छोड़ो, बहुत कुछ फ्रीज हो जाता है. So when I go to schools, no, स्कूल के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा जिज्ञासु जनरली सवाल रहते हैं. तो दे वेरी क्यूरियस बाय नेचर जनरली ऑल्सो. तो उन लोगों ने बड़ा, वो हमेशा पूछते हैं खाते क्या हो, टॉयलेट कैसे जाते हो, यू नो ऑल ऑफ दैट. सो आई टेल देम, कई बार इतनी ठंड हो जाती है कि योर पी ऑल्सो डज नॉट इवन रीच द ग्राउंड, just evaporates in the sky. इतनी ठंड होती है. Why not? It's a phenomena. मैंने सुना कि एवरेस्ट पर एक शिट का प्रॉब्लम हो चुका है. Used to be, but long time ago. Now Nepal being Nepal, very well aware of Nepal being a tourism-based economy. उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा responsibly. Now I would actually rather say कि सबसे ज़्यादा cleanest base camp है of any base camp on any 8,000 meter peak Everest base camp, because of all the media attention. और सब लोग उसके बारे में बात करते हैं हर क्लाइंबिंग सीजन में. एकदम से सारा वर्ल्ड का फोकस हर मार्च अप्रैल मई में एवरेस्ट की तरफ चला जाता है. एंड सडनली लोगों को क्लाइमेट चेंज दिखना शुरू हो जाता है, एंड सडनली वो दिखना शुरू, सब कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, बट उनको ये नहीं समझ आता है तो साल भर भी ऐसी होता है. बट देव टेकन ड्यू नोट, देयर आर प्रॉपर सिस्टम्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इनटू प्लेस. एंड आई डोंट थिंक a small bunch of mountaineers which look like a small trail of ants, 1000 लोगों को अगर आप देखोगे ना, इतने से दिखते हैं पहाड़ पे चींटी की तरह एवरेस्ट के सामने. I would still say before 2000 फिर भी थोड़ा सा ये था, awareness was not there so much, but I think after the 80s 70s there's quite a lot of awareness, and mountaineers are actually the most responsible ones now, because their sport is this. If this is not left, where will we go climb, right? So we are still more aware towards mother nature and conservation of all of these glaciers, because so now somewhere or the else हम सभी लोग इस पे अभी भी निर्भर ही हैं. फ्रेश वाटर का तो और कोई है नहीं हमारे पास इलाज. 2013, 14, 15 के बारे में बात करते हैं. ओके. ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ 2012 में, हाँ, जिसके बारे में अभी बात करी, उसके बाद आपकी बॉडी रिकवर हो गई, होनी शुरू हो रही थी. एंड बोलो. एंड मन में ठान ली थी कि करना है, जिद सी आ रही थी, क्योंकि ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है कि शायद मुझे भी नहीं पता लगता कई बारी कि मैं
आगे का कुछ गोल साधना शुरू कर देता हूँ, सोचना शुरू करता हूँ. प्रॉब्ली इट इज़ लाइक माई वे ऑफ कोपिंग अप विथ वेयर आई एम करंटली, है ना. तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ शायद एक घटना हुई. मैंने अपने आप को प्रॉमिस करा कि मैंने जिस दिन मेरा ये पैर चलना शुरू हुआ, लेफ्ट लेग, फिर से मैंने बोला अब तो पहाड़ वापस जाना. मम्मी बोल रहे हैं चुप करो, है ना, कहीं नहीं जा रहे, घर पे बैठो, कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लो, पढ़ाई शुरू करो वापस, है ना. हो गया, इनफ इज इनफ. बट बचपन से नहीं सुनी तो आप कैसे सुनेंगे. है ना, जब पैशन है तो पैशन है. आई मेड श्योर आई कन्विंस देम, उनको समझाया, सब कुछ करा. बट मम्मी पापा के लिए तो कभी दे कैन नेवर गेट यूज्ड टू एनीथिंग लाइक दिस. बट देन आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मकालू चढ़ने जाना है. मकालू, अब मकालू चोलू का नाम इतना, मतलब आपने इतनी बार क्यों लिया मकालू का नाम? मकालू ने मुझे, जो मैं आज माउंटेनर हूँ, वो बनाया है. मकालू shaped me into the person who I am today, the mountaineer who I am today. It taught me how to fall in love with the mountains. उसने सिखाया कि पहाड़ों में, पहाड़ से प्यार में पड़ना कैसे है ना, the process. क्योंकि मकालू में कई बार इतने फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर, जिन लोगों के लिए सपने देखने शुरू करे थे, उन लोगों का भी जब साथ छूट गया, सारे स्पॉन्सर्स चले गए. दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ. 2012 में एक एक्सपीडिशन फेल हो गया, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी. एंड एवरी टाइम देखिए, हम लोग एक चोटी चढ़ने जाते हैं, ये पीक्स चढ़ने जाते हैं, बहुत महंगी होती हैं. नॉट नेसेसरली एवरी टाइम यू विल बी सक्सेसफुल. मतलब 40-50 लाख का खर्चा हो जाता है. जी, बहुत आराम से हो जाता है. एंड प्लस पर्वतारोहण जैसे स्पोर्ट में, जहाँ पे अभी भी हमारे पास यहाँ सपोर्ट नहीं है. ग्लोबल ब्रांड्स अभी भी सिर्फ डिजिटली इंडिया में प्रेजेंट हुए हैं, रिटेल में आए नहीं हैं. बिग बिग ब्रांड्स हैव स्टिल नॉट एंटर्ड इंडियन मार्केट. तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा ना बार बार अटेम्प्ट देना. तो 2012 में काफ़ी अच्छा समिट नहीं हुआ, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हो गए. 2013 में मकालू चुना. वी हैड टू टर्न अराउंड 120 मीटर बिलो द समिट. फ्रेंच कुलवार करके लास्ट चैलेंज आता है बिफोर वी हिट द फॉल समिट एंड रियल समिट आ जाए. तो फ्रेंच कुलवार में वही चीज़, एक डेड बॉडी पुराने क्लाइंबर की पड़ी हुई थी, बेस वहाँ उसकी फॉल हुई थी. एंड दैट वाज अ गुड रिमाइंडर फॉर मी कि डोंट हेलुसिनेट और डोंट मिक्स अप योर रोप्स और बी केयरफुल. तो वहाँ से मैंने ऊपर देखा और वो पूरी ऐसे रॉक एंड आइस की चिमनी है बस, एंड स्ट्रेट अप. तो दैट लास्ट अबाउट गुड, आई थिंक मस्ट बी मोर देन 100 मीटर्स अगेन. तो टाइम लगता है उसमें. चढ़ तो जाता बट उतर नहीं पाता. तो कॉल लिया वापस जाना है यहाँ से, है ना. वापस आ गए, वेरी फ्रस्ट्रेटेड. फिर से शुरुआत से सारी जर्नी शुरू. फिर से 5 किलो के डंबल, 2-2.5 किलो के डंबल से एक्सरसाइज शुरू. फिर से 1-1 किलोमीटर दौड़ना शुरू. बिकॉज एवरी टाइम हम एक 1000 मीटर अटेम्प्ट करके आते हैं, आपकी बॉडी कंप्लीटली फिनिश हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता बॉडी में उसके बाद. तो ग्राउंड स्क्रैच से 1 पुशअप, 2 पुशअप, ऐसे शुरुआत करनी पड़ती है. फिर वहाँ से वापस शुरुआत करी. 2014 का अटेम्प्ट, फिर स्पॉन्सर. 2015 तक ऐसी स्टेज आ गई थी. 2014 भी फेल हो गया. 2015 गए. 2014 में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे साथ. आई लॉस्ट अ वेरी गुड टीम मेंबर ऑन मकालू. ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट बिटवीन कैंप 2 एंड कैंप 3. यानिक करके एक स्पेनिश दोस्त थे. तो एज क्या थी? he had a wife and he had a young daughter at home. एंड थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था फैमिली को फ़ोन करके बताना दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू कम बैक होम दिस टाइम. And unfortunately, me being the youngest one, I was given the responsibility. But I think my senior mountaineers were also preparing me for the years ahead to come. There's a lot which goes on the mountain, which not always can be all discussed. But there are things which we have to do. And they were all, वो लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व थे ऊपर सारी रेस्क्यू मिशंस और उसमें. तो मुझे राइट टाइम पे जब मौका लगा तो मैंने इन्फॉर्म करा. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स विच आई हैव एवर डन इन माय लाइफ, है ना. और हमेशा ही रहेगी किसी और को बताना, है ना, कि इस बारी शायद नहीं आया. तो एंड दैट वाज अ वेरी हार्ड हिटिंग थिंग. देन 2014 में हमने सोचा कि अब नहीं होगा. एक मिनट ब्रो, मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानना चाहूँगा. पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि माउंटेन पर कार्डियक अरेस्ट हुआ. इस साल भी मेरा एक बहुत पुराने फ्रेंड अन्नपूर्णा पे कार्डियक अरेस्ट की वजह से चले गए. नोएल हैना, आयरिशमैन, वेरी सीनियर माउंटेनियर, ऑन हिज वे डाउन. एग्जॉशन, फटीग इतना ज़्यादा हो जाता है बिकॉज देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन. बहुत ग्रे एरिया होता है पुशिंग योर लिमिट्स एंड पुशिंग बियॉन्ड योर लिमिट्स. और वो कब हम क्रॉस कर जाते हैं समझ में नहीं आता कई बार. इट्स हार्ट अटैक, राइट. बायोलॉजी क्या होती है हार्ट अटैक की कि आपका बॉडी arrest, a cardiac arrest can happen, stroke can happen due to various reasons,
है ना, बिकॉज ऑफ फटीग, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स विच कैन शट डाउन इन योर बॉडी बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट. टेक्निकली आपका हार्ट थक जाता है. इफेक्टिवली इट्स दैट. करेक्ट. एंड ये साइंटिफिक टर्म्स हो गए. मेरा ये मानना है कि इट इज़ जब समय खत्म हो जाता है तब समय खत्म हो जाता है ना. जो बीट्स हमारे में रिचार्ज होके मिली हैं मैं मानता हूँ जिस दिन जाना होगा उस दिन चला जाता है इंसान. योगा में भी माना जाता है कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स खत्म हो जाते हैं जी. लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स असाइन सबको मिला हुआ है ना. उतना वो चलेगा नहीं चलेगा. एवरी ऑर्गन रीचेस इट्स पीक एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिटोरिएट. जस्ट द सेम वे लाइफ आल्सो is that was probably it was this time. Same happened with Yannick in 2014. But I'm sorry, no please, it just comes back sometimes. So it इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते. जी बिल्कुल. एज ए टीममेट क्या दिखा था, मतलब इसे ओवरनाइट हो गया या आसान नहीं रहता जो भी दिखता है. जैसे नोएल के साथ तो हमारे साथ ही था, तो रात को सोते सोते चला गया. अगले दिन हम उठे, वो नहीं उठा, है ना. हमने फिर उसको जाके थोड़ा बहुत CPR और माउथ टू माउथ और वो सब ट्राई करा, बट नहीं रिकवर हुआ. एक हमारे साथ एक क्लाइंबर थे उसी दौरान जब इस साल अन्नपूर्णा पे नोएल पास्ट अवे. तो उसके बाद बलजीत वॉज अप, शी वॉज लॉस्ट, वो ऊपर खो रखी थी. अनुराग नीचे था, मैं इन लोगों के बीच में था. अनुराग क्रेवास में गिर रखा था, एक और माउंटेनर है इंडिया से. तो मल्लू, हाँ जी. तो वी वर ऑल स्टक ऑन द सेम माउंटेन टुगेदर. हम लोगों का लॉन्ग लाइन हुआ, उस वजह से फिर बलजीत का भी रेस्क्यू हो गया थैंकफुली. इन दैट सेम ट्रिप we were all together over there. she was just on the show last week. Yes. And बहुत डिटेल में उन्होंने कहानी बताई. So she got lost up there. Sherpas had to come down because of various conditions. See, everybody has their own versions, right? Because इतना oxygen levels are so low, you don't know कि real क्या है और आपकी imagination क्या है. तो we were however in the middle. मैं वापस आ गया था सबमिट करके कैंप 4 तक. नोएल भी वापस आ गया था. आई वॉज विद 2 other more Pakistani climbers with me. Anurag had gone down. He was 1 day before us who had attempted the summit. He could not reach the summit, but he fell down on his way back. वो वापस उतरते हुए उनका नीचे गया. बलजीत ऊपर समिट से वापस नीचे आती हुई खो गई रास्ते में. काफ़ी वेदर ख़राब हो गया था. नोएल came back. He next day he did not wake up. So we tried. Now conditions can be in the night. What happens is to keep your body warm. Also you need energy. अब वही सब mixing up में and a team attempting us before had come down to base camp and we come down to camp 4. The last camp हमने कुछ supplies छोड़े थे. Our adequate supplies वहाँ नहीं मिले. I'm not playing any blame games here. However, you know it happens in mountaineering. Sometimes you can get confused. So whatever resources were supposed to be there for us were not there. And then we were all parched and dehydrated. I sometimes when I think about it, I think because अनुराग को फिर 3 दिन बाद उसको जब क्रवास से निकाला गया तो उसको 4-5 घंटा CPR दिया गया. उसका तो रिकवर कर गया. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी थोड़ा सा हार्ड ट्राई करना चाहिए था नोएल के साथ, शायद वो भी बच जाता, है ना. तो ऐसे कैसी चीज़ें आती हैं. तो द माइंडसेट इज लाइक दिस विथ यानिक. बाय द टाइम ही रीच, व्हेन यू आर अप ऑन द माउंटेन, यू आर रेस्क्यूइंग समवन, then it's like this, which have immediately why. When you're far away at base camp, then you're just trying to put together the resources so that the people who are up there are able to get them back safely and get the body also down safely if it's possible with the amount of manpower which is available, resources, conditions, so many factors. बहुत सारे factors influence करते हैं आपके हर एक decision को. फिर depends, हम लोग जब बेस कैंप से निकलते हैं हम लोग जनरली एक डायरी रखते हैं. मैं जिस ग्रुप्स में रहता हूँ हमेशा उसमें हम लोग एक डायरी रखते हैं जिसमें हम लोग लास्ट विश जनरली नोट करके जाते हैं समिट पुश से पहले कि व्हाट डू यू वांट अस टू डू विथ योर बॉडी. सम ऑफ दीज माउंटेनियर्स जनरली एक थोड़ी सी अलग सी ब्रीड होते हैं. तो नॉट ऑलवेज एवरीबडी, मोस्ट ऑफ दीज यूरोपियन एंड अमेरिकन वेस्टर्नर्स तो लिख जाते हैं कि नहीं और प्रॉब्ली दे डोंट हैव द काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू गेट अ बॉडी रेस्क्यूड ऑफ, ऑपरेट विद द एम्बेसी एंड सेंड इट बैक होम. क्योंकि कार्गो करना पड़ता है, बहुत खर्चे हो जाते हैं एक किसी मरे हुए इंसान को बॉडी भी वापस लेके जाने में. तो कई बार माउंटेनियर्स से कि मुझे रोल मी इनटू अ क्लोज बाय क्रवास या लेट मी बी ऑन द माउंटेन आफ्टर लास्ट विश, और नहीं या फिर मेरी बॉडी नीचे लाके अगर पॉसिबल होगा तो नीचे उतार लाना, ट्रैश मत छोड़ना पहाड़ पे, एंड नीचे लाके जो भी राइड्स में जहाँ पे आप बॉडी डिकम्पोज हो सकती है. क्योंकि ग्लेशियर जहाँ हमारे बेस कैंप लगते हैं वहाँ तो मिट्टी भी नहीं होती, तो वहाँ पे डिकम्पोज नहीं हो सकती बॉडी, वहीं बनी रहेगी लाइक a trash only. So we try to get the bodies down whenever somebody dies. That's the agenda, to get it down as soon as possible. If the weather is clear, let next day helicopter organize करके sortie लगवा के उसको down करते हैं. कई बारी weather clear नहीं रहता तो your fellow person is
lying down within your base camp itself, just covered by a tarpaulin. You know, you've broken bread with, eaten food with, so it gets difficult. है ना? And then there have been situations at times where we've lost somebody on the mountain, और फिर उन्हीं के साथ उन्हीं को अब टेंट में ही रैप अप करके रख दिया है और उसी के ऊपर फिर बैठ के अब खाना खा रहे हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है टेंट के अंदर, बाहर स्टॉर्म चल रहा है. तो ऐसा भी हो जाता है कई बार. इट इज इंटेंस एनवायरनमेंट्स व्हिच समटाइम्स मदर नेचर कैन ना पुश यू इनटू, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है. ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपके कैरेक्टर को बहुत टेस्ट करता है जी, और कैरेक्टर रिवील भी करता है. जी. विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हमेशा बोलते हैं आपको किसी इंसान को अच्छे से जानना है तो एक बार ले जाओ, इंसान की फेक करने की एबिलिटी, कैरेक्टर प्ले करने की एबिलिटी सब खत्म हो जाती है. ऑक्सीजन अगर मैं सिर्फ 50% भी कर दूं अभी इस कमरे में, तो एकदम से जो रियल वर्जन्स हैं सबके वो निकलने शुरू हो जाते हैं. क्योंकि एक और माउंटेन में तो 60 दिन तक एक साथ रहना है, तो कब तक आप प्ले कर सकते हो? 60 दिन, 60-70 दिन चलते हैं एक्सपीडिशंस. तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ स्पोर्ट. कभी झगड़े हुए? होते हैं, क्यों नहीं होते? बड़े बड़े होते हैं, बड़े लाइफ झगड़े? डिसीजन बहुत बड़े बड़े होते हैं. समटाइम्स माउंटेनियरिंग में ऐसा भी होता है कि आपके डिसीजंस दूसरे के एक्सपीडिशन को अफेक्ट करते हैं, दूसरे के डिसीजंस आपके एक्सपीडिशंस को अफेक्ट करते हैं, क्लाइंब को. इट इज ऑल कनेक्टेड, राइट? है ही कितने से हम लोग, इतना बड़ा पहाड़ पे इतने से इंसान बैठे होते हैं हम लोग. इट इज इंडीड अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. झगड़े सॉल्व कैसे होते फिर? थोड़ा बहुत जैसे हमेशा होते हैं. थोड़ा सा एनर्जी बाहर निकाली, थोड़ी सी एनर्जी अंदर डाली और हो गए झगड़े सॉल्व. फिजिकल फाइट्स हुए कभी? होते मस्ती होती है सब पहाड़ों में, थोड़ा सबके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो निकल जाती है, फिर होते रहते हैं. बट फिजिकल फाइट के लिए ऑक्सीजन ही नहीं होता, सब जल्दी जल्दी सुलझ जाते हैं. एक उसने मारा, एक उसने मारा, थोड़ा कहाँ से कुछ करोगे? जूते के फीते बांधने में सांस फूल रही है, आप बातें कर रहे हो. फिजिकल फाइट के लिए कहाँ से एनर्जी बचेगी? टॉयलेट जाके आने में लोगों की सांस फूल जाती है. डाइनिंग टेंट से आप टॉयलेट टेंट तक जाके बेस कैंप पे आ रहे हो तो आपका हो जाए, बोलोगे अब मैं नहीं हिल रहा आधा घंटा यहाँ से. हाँ, मुझे बैठना, चाय वाय पिला दिला के. hallucinations हुए आपके? सबसे crazy hallucination क्या हुई? Crazy one, I think it was hallucination only. I think most of the people who heard the story think it was hallucination. I think it was something more than that. So it was Lhotse 2011 last camp. सबको पता है कैंप 3 से एवरेस्ट का रास्ता लेफ्ट साइड पे जाता है, लोत्से का रास्ता राइट साइड पे जाता है. कैंप 4 दोनों के अलग अलग लगते हैं. लोत्से फेज लाइक दिस लॉन्ग वॉल 5000 मीटर से शुरू होता है, 6100 मीटर से शुरू होती है, 86 कुछ तक जाती है लोत्से के समिट तक. वन स्टीप फेज लाइक दिस, ओके, बहुत लंबा है. उस पर सब लोग ऐसे चढ़ते हैं. कैंप 3 एवरेस्ट जाने के लिए भी यहीं से चढ़ते हुए जाते हैं. अब उस फेस पे इट इज़ लाइक अ हॉर्स शू. एवरेस्ट ऐसे पड़ता है, लोत्से ऐसे, नूप से ऐसे. तो इस लाइक अ हॉर्स शू. इसी वैली में ये खुम्बू ग्लेशियर ऐसे नीचे आता है. तो इस तरफ जाने वाले लोग होते नहीं है. कैंप 4 से लोत्से के इस तरफ कोई नहीं जाता, सीधा ऊपर जाते हैं. एवरेस्ट के लोग नीचे से ही कैंप 4 लोत्से के इस तरफ चले जाते हैं. अब हम लोग आखिरी टीम थे लोत्से में 2011 में कैंप 4 पर बैठे हुए. कैंप 4 ऑफ लोत्से इज 7000 समथिंग मीटर्स, वेरी हाई. हम बैठे हुए वहाँ पे और रात को आवाज़ आती है, टिपिकल आवाज़ ऑफ समबडी, वो विद दोज बिग माउंटेनियरिंग बूट्स, नीचे क्रैम्पॉन लगाते हैं तो जब स्नो क्रश होती है तब आवाज़ आती है, क्रश होती हुई स्नो की. तो ऐसे खस खस करके आवाज़ आई एंड इट केम फ्रॉम हमारे नीचे से टेंट से आए. अगर हम लोग ऐसे, ये पूरा अगर हॉर्स शू है ऐसे, एवरेस्ट यहाँ है, लोत्से यहाँ है, नूप से है, तो ऐसे आया और इस तरफ चली गई वो रात को आवाज़. तो मैंने बाहर ऐसे झांक के देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, है ना कोई फुटप्रिंट्स दिखाई दिए. मैंने अपने शेरपा दाई को उठा, बोला अल्लाह आपने सुना कोई क्लाइंबर आ रहा है? तो हाँ मुझे कोई क्लाइंबर आया होगा. कोई भी नहीं था बाहर. So I don't know what it was, but people were like you are listening. But my Sherpa also heard the same sound. So we were thinking रात के 8 बज रहे थे, कोई क्लाइंब नहीं करता. सिर्फ we climb mostly during, अगर कोई क्लाइंब करता भी रात के 8 बजे तो ऊपर जा रहा होता या नीचे उतर रहा होता. ये कौन सा रूट था? तो I don't know whether it was hallucination or whether it was this. Second would be I think this one Choyu. Definitely I think I did hallucinate quite a lot. Before I fell down and looking up and there were things which were going on. So I think I was hallucinating. First hallucination के बारे में थोड़ा आपको लगता है कि भूत था? भूत तो नहीं बुलाऊंगा. I don't know what it was. Sometimes you know humans have had a history of when
having a passion and having a dream, जब उसको pursue करते हुए कई बार जब लोग चले जाते हैं, sometimes the energy tends to linger around, right? So I feel that it's not able to, sometimes the energy is not able to find peace. So we've had instances that suddenly a person who's never spoken Russian and is from, let's say, Australia, suddenly starts to speak Russian in like fluent manner, you know, at high altitude. You know, suddenly, you know. मतलब आप कह रहे हो कि माउंटेन पर ऑकल्ट चीजें होती हैं Why not? Absolutely. और देखी हैं आपने? I don't know. I have witnessed such things that I have never spoken up like this. क्या क्या विटनेस किया? ऐसे ही बस people imitating other people and, you know, mix-ups happening. And I think it can also be a lot of, because I'm a psychology student also, so I do believe that there's a huge role of subconscious mind and the conscious mind which plays, and you're absorbing a lot of energies around you, and you're, even though we think we are not learning a language, but if you've been spending the last 2 weeks with a Russian, your subconscious mind is still registering all the information, right? So if that gets activated, you might be able to speak Russian also, you know, though you've never spoken Russian ever in your life before. तो ऐसा होता है कई बार ह्यूमन माइंड के साथ. तो मुझे नहीं पता स्पिरिट है, एनर्जी है, क्या है, होता है, बट दे आर जस्ट थिंग्स व्हिच वी हैव एक्सपीरियंस समटाइम्स. हाउ थिंग्स हैपन. वो सेकंड हेलुसिनेशन के बारे में बताइए. The Choyu one, no? The Choyu one was quite tricky. That's what, no, lucid. It was almost like lucid dreaming. There was a point when I went back, I was thinking that there was a point when I was in my body, then I was looking myself up, and then again I was in my body, then I was again looking, then I was like fluid, then I was going somewhere. So I do sound like a crazy man sitting over here and, you know, replying like this. But एक मिनट कॉन्टेक्स्ट ये है कि जितने भी माउंटेनियर्स शो पर आए, सारों ने कहा है कि उस ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हेलुसिनेशंस होते ही है, बहुत नॉर्मल चीज है. हाइपोक्सिया अभी तक असल में ना मेडिकल साइंस भी डिसाइफर नहीं कर पाई है. हाइपोक्सिक स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके दिमाग में? एग्जैक्टली क्या होता है, 40-50 साल से डॉक्टर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. हर इंसान पे अलग तरीके का रिएक्शन आता है. एज सून एज यू स्टार्ट lowering the amount of oxygen which is required for basic cognitive psychomotor processes, थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. मैंने बलजीत से भी यही सवाल पूछा कि ठीक है हेलुसिनेशंस होते हैं और हर किसी को अलग हेलुसिनेशंस होते हैं, पर वो हेलुसिनेशंस का सोर्स क्या है? क्या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस वो हेलुसिनेशंस डिसाइड करते हैं? दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एज अ पॉडकास्टर लिटिल बिट आफ्टर टॉकिंग टू यू गाइस. फॉर एग्जांपल, बलजीत ने एक छोटी लड़की को देखा जो फ्लैग्स बेच रही थी, बिकॉज you know, Baljit climbs with that patriotic feel, which I'm sure you do as well. पर that's what she saw up there. आपने ये कहा कि आपको एक क्लाइंबर की आवाज़ सुनाई दी, एंड सेकंड आपको फिर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील हुआ जो आपको पहले उस 2012 की क्लाइंब में फील हुआ. अब बताइए इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. नथिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एकदम बीच बीच में ऐसा आपको फील होता है कि यू आर लाइक लिविंग अ बॉडी एंड यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. एकदम तीसरे इंसान की तरह आप देखना शुरू करते हो, फिर आप वापस आ जाते हो, फिर आप दूसरी तरफ से जाके देख रहे होते हो अपना, फिर आप सामने से देख रहे होते हो, फिर आप पीछे देख रहे होते हो, बट यू आर स्टिल वॉकिंग, like you're still in that body also, but you're looking at yourself from a third person perspective. I don't know what happens, how the shoots. I'm not, agar if I was Buddha, I would be still in this body, but I'm sure कि मुझे अभी भी, मेरी भी सफ़र अभी काफ़ी लंबा है और बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है. जब बलजीत आई थी तो उन्होंने खुद के हेलुसिनेशंस को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया और ये भी कहा कि शायद उन हेलुसिनेशंस की वजह से ही वो गुम गई थी माउंटेन में. आपने कभी ऐसा ये देखा है कि आपके कोई टीममेट बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट कर रहे हैं? I think that first let's come to oxygen less climbing of 8,000 meter mountains. ऑक्सीजन के बगैर 8,000 meter peaks चढ़ना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग काम होता है, and very few people do it, and there's a proper way to go about doing it, conditioning your body. तो उसमें धीरे धीरे करके करना चाहिए आपको अपना काम, बिकॉज ब्रेन सेल्स आर दी ओनली सेल्स इन योर बॉडी विच नेवर रीजनरेट. सो यू विल हैव काइंड ऑफ फैंटम मेमोरीज. एक बारी वो सेल मर जाती है तो बॉडी को तो लगेगा कि उसकी डेड बॉडी तो उसकी कॉर्प्स तो वही है, तो उसको लगेगा कि सेल है वहाँ पे बट मेमोरी डेड हो चुकी है उसकी. समझो, योर न्यूरॉन्स स्टार्ट टू डाई एट हाई ऑल्टीट्यूड. So hallucinations are pretty vivid and pretty crazy, and they are very normal and will happen, but one needs to slowly, steadily gain altitude, and there's a way of climbing without oxygen. Now, I have been trained by some of the pioneers of oxygen-less climbing, let's say starting from Hans from Austria, Farhan. These are all
alpinists of the highest kind. They are the first from their countries to have ever climbed the 8,000 meter mountains without oxygen. So there's a step-by-step process. Now, if you try to fast it up for various reasons or for whatever one has set their project ideas as, you are going to falter somewhere or the else. It's a slow, tedious way of going about climbing mountains without oxygen, and you cannot mess with it, because if you mess around without oxygen up there on high altitude, there is no coming back. There is no coming back. There's permanent damage to your body. So like today, I have been able to successfully do 15 8,000 meter expeditions over a span of 14 years is because I have always maximum time used oxygen. I've tried to push my limits as a teenager, but most senior mountaineers never allowed me to climb without oxygen because body was still developing. Now, what has happened because of the popularization of mountaineering in India, there are a lot of good young talent like Baljit, Keval, Priyanka, a lot of national awardee mountaineers who've done some incredible climbing. They're really inspiring, really motivating, and they're upping the bar. But somewhere or the else, with climbing mountains, there's no shortcut to the top, especially for climbing without oxygen. You cannot be flying in and out of base camps. You cannot be like how till date I have always been coming from the school of thought where, though nowadays there are a lot of people who are doing speed ascents and doing multiple 8,000 meter peaks in one season, I like to give one mountain time. Because you have to fall in love with the mountain, trek up to it, slowly settle down, enjoy the mountain, do the hard work. What's the hurry? Where are we running to? That's the kind of school which I came from. That you start from the first village in the valley, and then you walk, keep making friends all along the way, reach up slowly, village by village by village. You get acclimatized slowly. You spend enough time with the mountains, a relationship, पूरा एक relationship बन जाता है. Then you go slowly doing up, down, up, down. Nowadays, everybody wants to go up. Things are going to go. Nature does not know the difference between a big mistake or a small mistake or a poor person and a rich person. It will only see the logical one. Okay. Right? So one needs to a little bit slow down, I feel. Especially nowadays, youngsters are trying to run too fast. And they're not realizing they're doing permanent damage to themselves, their bodies. So The neurons. Their neurons especially, And जिसकी कोई recovery नहीं होती. 8,000 meter climbing should be done by more seasoned mountaineers. Even I am still too young for it. Wow. I'm still too young. 8,000 meter peaks were attempted by senior climbers. So trajectory was when you were 40, 45, when your lungs are fully developed, when your brain is fully developed. See, जो हमारी lung capacity 15, 16, 20 साल की उम्र में होती है, वो एक 40 साल की उम्र के इंसान से कम होती है. Bilaterals, आपके जो अंदर के जो हार्ट के एक्स्ट्रा मसल्स होती है, men also develop it after a certain age. So your cardiac arrest के chances कम हो जाते हैं after the age of 40. So there are certain developments which fully a human being only grows when you are at a certain age. When you're a teenager, when you're in your 20s, when your body is still, completely taking its shape, when a tree is completely blooming, उस time पे आप वो करोगे तो गड़बड़ होगा थोड़ा सा. That's why one must use oxygen, I would say, youngsters, and then do new routes, new ascents. Why don't open a new route on a mountain? Why take the same route on which all oxygen climbers are also climbing and try to do without oxygen? What are you trying to prove? और कहानियां जाननी है. तो ऐसे मकालू समिट हो गया, फिर फाइनली 2016 में, फिर उसके बाद मकालू के समिट से मुझे दूर ना होराइजन पे. So the most beautiful thing about climbing these 8,000 meter mountains, which मतलब मुझे एडिक्शन सी हो गई है इस चीज़ से. जब भी हम टॉप पे पहुंचते हैं ना, पहली बारी ना आप देख पाते हो कि दुनिया गोल है. जनरली ना आप मतलब देखते हो कि अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होता है, या ना आप ग्लोब को देखते हो लाइब्रेरी में जाके, है ना. बट वो होता है ना, कर्वेचर ऑफ द अर्थ होता है, वो विटनेस कर पाना ना इन रियलिटी इज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. जब आप 8,800 मीटर पे खड़े होते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल समिट ऑफ एवरेस्ट, यू आर लुकिंग एट द होराइजन टिल द टाइम द होराइजन इटसेल्फ bends in front of you, Nothing is obstructing your view till miles and miles and miles. एक तरफ से अगर आप early पहुंच जाते हो summit पे, तो for the first time in your life you will see the sun rise below your eye level. है ना, like you're looking down at the sun when the sun is rising. Wow. And for the first time in your life you will feel. Have you seen light travel ever? No. You experience how fast light travels. So when the sun comes up, आधी धरती अभी भी ग्लो हो रही होती है, और ऐसे राउंड में लाइट आती है बिकॉज अर्थ इज अ ग्लोब, इट्स अ स्फीयर. और सन जब नीचे से ऐसे होराइजन पे आता है तो रेड होना शुरू हो जाता है होराइजन, एंड उसकी जब लाइट
फर्स्ट रेज आती है तो इट लिटरली यू कैन सी द रेज ट्रैवल ऑन दिस अर्थ्स होराइजन अक्रॉस द प्लैनेट अर्थ इन फ्रंट ऑफ यू. सो हाफ ऑफ द स्काई इज स्टिल डार्क, है ना, this side, half of it is getting lit, half of the earth is, you know, getting lit, is getting golden, and half of it is still in the dark sleeping. And it's such a beautiful, like I've gotten almost addicted. See, every time I talk also I get goosebumps from this feeling, because it's climbing mountains ना सिर्फ आपका perspective physically change नहीं करता बहुत ज़्यादा, but philosophically भी change कर देता है. Being able to ना see things way before they happen, being able to have a vantage point at things, it helps you change your perspective, inward and outwards both. You know, it does impact. It's very, very insightful, very beautiful, the journey of climbing a mountain. So I'm really addicted to the views. तो कंचनजंगा देखा वहाँ से होराइजन में, मैंने बोला इसको भी चढ़ना है. तो 2017 में फिर हमने एक अभियान चलाया कंचनजंगा की तरफ. आई वॉज द ओनली ब्लैक शीप. सब लोगों को दिख रहा था अब, क्योंकि अब तक तो सच चुका हूँ, अब तो एक्सपीरियंस माउंटेनर बन गया था. तब मैंने अब नहीं ब्लंडर करना. तो वेदर रिपोर्ट में दिख रहा है जेट स्ट्रीम इज इन द रीजन, अर्जुन ऊपर नहीं जाना. तो मैं नहीं गया. पीपल वर वेरी डेस्परेट. देयर वर लॉट ऑफ क्लाइंबर्स हु वर वेरी डेस्परेट. दे वेंट अप. आई वॉज द ओनली गाय एट बेस कैंप हु स्टेड बैक. सब हंस रहे थे, हमारा हो जाएगा सबमिट, आंट यू फीलिंग. अटेम्प्ट दे के आया. मैंने भाई मैंने अटेम्प्ट नहीं देना खराब वेदर में, मुझे पता है जब मैंने देना होगा मैं रुका रहूँगा. They all went up, came back, no summit. They had a 24-hour long summit push from last camp से summit तक जाने का रास्ता वैसे है कम ही 10 घंटे का होगा, 11 घंटे का होगा. सब लोग चले गए, किसी का सबमिट नहीं हुआ, सब वापस आ गए. Everybody was obviously damn pissed with me क्योंकि 3 लोगों ने मेहनत कर ली, मैं तो बेस कैंप पे ही बैठा हुआ था. मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा. पता लग गया वेदर वॉज नॉट गुड. मैं बैठा रहा. उस साल वेदर विंडो नहीं आई. फिर 2018 में वापस गया. फिर 18 में जब वापस गए तो फाइनली दिस टाइम अगेन सेम ऐसी कुछ सिचुएशन हुई कि मेरी इंडिया से जो IMD की जो वेदर रिपोर्ट थी वो कुछ और बोली थी. ये सब US मरीन टाइम एंड माइकल फेगन और ये सब लोग कुछ कुछ अलग बोले थे कि महंगी महंगी वेदर रिपोर्ट्स थी सबकी. हमारे IMDb ने बताया नहीं अर्जुन अभी नहीं, 3 दिन बाद मौसम अच्छा होगा. एंड मकालू एंड ऑल ऑफ दिस हिमालयन बेल्ट नो आर वेदर डिपार्टमेंट्स आर मोर एक्यूरेट because they have more weather stations close by. They have more points to give you from the Bay of Bengal क्या होने वाला है, ये सब कुछ क्या होने वाला है. तो I stuck back. I relied on my resources. Everybody went up. And again, same thing happened. Got hit by a snowstorm. Me and just a couple of more Indian climbers. एक I think ONGC की टीम थी उस साल. तो we all stuck back. Looking at me, they also stuck back. They अर्जुन नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे. So they all stuck back. And on their way back, we crossed them. So as soon as इन लोगों का fail हो गया attempt और हम लोगों को पता कि अब हमारी weather window आ रही है, तो they were coming down. We crossed them at Camp 2 and they're like, don't go up. यहाँ तक waste like snow. And by the time we reached Camp 4, और हमारी समिट पुश करी थी, वो 2-3 दिन बर्फ कंप्रेस होकर हार्ड हो गई थी. 8 घंटे में फ्रॉम द कैंप 4 वी मेड इट टू द समिट. Became the youngest person in the world to climb 6,000-8,000 meter mountains as I unfurled the national flag. बहुत प्राउड मोमेंट था. I was able to see, literally बोलते हैं ना कि पेलिंग, गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल तक की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थी कंचनजंगा के टॉप से. एक तरफ पूरा नेपाल दिखाई दे रहा था. लाइक दिस द स्लीपिंग बुद्धा का जो वो पूरा रिज लाइन है कंचनजंगा का, वो उस पर हम लिटरली उसके हाईएस्ट पॉइंट हो रहे हैं. पीछे यालुंगकांग दिखाई दे रहा है, आगे काबरू दिखाई दे रहा है. See, I get goosebumps every time I talk about it. It's like we hardly spend any time on these summits, no, but those few, वो कुछ लम्हे ना ऊपर समिट पे, they are enough to last you a lifetime. सबसे गंदी इंजरी कौन सी हुई है? सबसे गंदी इंजरी आई थिंक वाज, उसके अलावा मुझे पर्सनली आई थिंक नहीं हुई आज तक. मैं बड़ा कॉकरोच टाइप का इंसान हूँ, बच जाता हूँ कहीं से भी ना. मैं गिर चुका हूँ बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ से लोगों को लगता है इसका पक्का हड्डी टूटा होगा, बट आज तक आई हैव नेवर हैड इवन वन सिंगल फ्रैक्चर. लाइक आई फेल 150 मीटर्स फ्री फॉल हुआ है मेरा. और मैं कैसे भी करके, पता नहीं क्या होता है, ऐसा कुछ है भी नहीं शरीर में, बट बच जाता हूँ कैसे करके. तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक इंजरी नहीं हुई है. हुआ है तो ऐसी एक्सट्रीम हुआ है सीधा. आई हैड चाइल्डहुड एस्थमा, सो आई एम जस्ट स्कैर्ड ऑफ दैट वन फाइन डे दैट इट माइट कम बैक टू मी. Because my father has asthma, my grandfather had asthma, so I do have childhood asthma. But that's the only one faint thing which is there, which also I know I'll tackle it. जब 150 मीटर का फ्री फॉल हुआ, एक्सपीरियंस क्या होता है उसका? कुछ नहीं, इट हैपेंस इन अ जिफी. तो हम लोग अन्नपूर्णा क्लाइंब कर रहे थे. 2019 का हमारा अभियान चल रहा था. हम लास्ट कैंप 4 कैंप लगते हैं.
ये सारे सीजन में क्लाइंबर्स अटेम्प्ट करके चले गए, मुझे सबके साथ नहीं जाना था ऊपर, ये सब ऐसे ना बारात बन के चलते हैं सब एक साथ, तो मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता चलना। आई लाइक बीइंग बाय माई सेल्फ एंड डूइंग सम क्लाइंबिंग अपने आप। तो मैं अपनी शेरपा को मैंने कहते बोला, मतलब रिलैक्स रहो, इन लोगों को जान दो, जान दो, इस खिचड़ी में नहीं घुसेंगे हम ऊपर, बहुत इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। तो पीपल गेटिंग इनसाइड योर रिसोर्सेज एंड योर स्लीपिंग बैग्स बीइंग शेयर्ड, दिस दैट, आराम से जाएंगे हम लोग। तो ये सब करके चले गए। अब हम अकेले पहाड़ पे, बर्फ़ गिर गई बहुत ज़्यादा। अब हम लोगों को हालत ऐसी हो रही है कि हम 3-4 जनों को कैंप 5 लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिर गई। नाउ इन वन पुश फ्रॉम द लास्ट कैंप वी कैन नॉट गो अप, द डिजायर्ड ऑल्टीट्यूड फॉर कैंप 4 भी नहीं रीच कर पाए थे। तो ये है सिचुएशन। कैंप 4 से कैंप 5 जा रहे हैं हम लोग, और सामने एक शेरपा ऑलमोस्ट एक एंकर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सारा स्टीप सेक्शन है आफ्टर कैंप 3 और अन्नपूर्णा। ऐसे मतलब एक जगह पे आप रुक के, इतनी भी जगह नहीं है कि आप अपना बैकपैक उतार के सामने रख सको और उसमें से पानी पी सको, ऐसी एक जगह नहीं है। यू ऑलवेज ऑन योर ऑल फोर्स ऑन द माउंटेन लीनिंग इनवर्ड्स। तो ऊपर दाई पहुंचे, ही हैड अ वेरी हैवी बैकपैक, आई वाज सेकंड इन लाइन एंड देयर वर 6 or 7 climbers who were on the same rope below me. एंड ये स्टीप सेक्शन है, तो सब ऐसे एक लाइन में, नीचे देखोगे टांगों के बीच में तो आपको दूसरा क्लाइंबर दिखाई देगा, ऊपर देखोगे तो दाई ऐसे एज के ऊपर से जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एज, he reached this was the anchor, so this anchor was going like this, he reached too close to the with his jumar to the anchor, और पूरा इतना लंबा स्नोबार था, वो पूरा बाहर निकल आया, because he yanked it upwards instead of yanking it downwards, right? pressure वो ऐसे था, तो वो निकला पूरा स्नोबार ऊपर से, तो he fell on me and we were all hanging on a thread like this on the mountain, और ये पूरा स्लोप नीचे जाता ही है। So I somehow, what happened, I was on the rope, but I don't know what happened, how I came out of the rope, and I went like a bowling ball through these 6-7 climbers, tang, 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 सब में बचता हुआ नीचे, top, and I went backwards on my back, so I'm rolling down like a ball, and I'm like hitting all these climbers in the rope who are hanging. So एक इस तरफ knockout हुआ, एक इस तरफ हुआ, एक तरफ, I went straight through all of them, and I kept tumbling, and I'm tumbling, coming down, 3-4 बारी हो गया, उतने में ये सब पार हो गए climbers, and I'm now trying to, because gain some kind of a grip on the mountain. I'm going like this downwards with my head. I'm looking and I'm shouting all the Sherpas, everybody's on top, and I'm going down like this with my head downwards on the slope. It's all in a swift second. नीचे एक पता नहीं कोई पुराना रूट होगा, उसकी कोई पुरानी ऐसी कॉर्ड्स लाइंस जा रही थी, उसमें मैं उलझ जाता हूँ, एंड सडनली मैं 1-2 टर्न लेता हूँ, पता नहीं अपने आप ही उसमें गिरते मैंने कुछ नहीं करा, इसमें नो कॉन्ट्रीब्यूशन, टर्न लेता हूँ, एंड आई फाइंड माई सेल्फ फेसिंग डाउनवर्ड्स नाउ. I'm going like this and facing downwards now. I don't know how I switch. And the rope is, my crampons are stuck in my harness. So I say knees have curled back and my rope is in my back hands. This two rope. And I'm facing down like this. So I'm not even able to come out of my harness and put my footing and arrest myself. So I said rope aisa pad ke bas latka hu. Then the Sherpa came down. Mingma Dai again. There's many Mingmas and Dawas and Tashis because they're all days of the week in the Buddhist calendar. So Mingma Dai came down and then he's like, are you okay? And then we went to camp 5. Climbing starts again. इसके तुरंत बाद क्या होता है माइंडसेट? ये सब कुछ हुआ नहीं, है, बच गए, हाथ पैर देखे अपना, बढ़िया, भगवान का शुक्र मनाया, मम्मी को याद करा, फिर आगे बढ़ना शुरू करा. जय हनुमान. जब जिंदा है, जब तक सांस है, तो अभी तक मतलब पर्पस बचा हुआ है ना. नहीं, पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो ले जाएगा. पेन भी बदलता है वहाँ? पेन तो होता ही नहीं, मैं बोलता, आत्मा अंदर से उड़ जाती है, इतनी ठंड होती है ना, कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं वापस आने के बाद भी, फॉर यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपर्ली. कोई गंदी इंजरी देखी है किसी और में? फीमर पूरा बाहर आ जाता है, स्टिचेस तो ऐसे ही लगाने पड़ते हैं. उंगलियां काटी है हम लोगों ने बेस कैम्प में, मेरे फ्रेंड्स की, लकड़ी मुंह में दबा के, थोड़ी दारू यहाँ, थोड़ी दारू यहाँ, कट करना पड़ता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ रहे, 3 दिन हो गए, कितने दिन तक उसका वो खराब हो जाए. सो कटिंग ऑफ, एम्पुटेशन ऑफ फिंगर्स, बेरिंग बॉडी, फाइंडिंग ओल्ड बॉडीज कमिंग आउट, ये सब होता रहता है, काफी ग्राफिक होता है हमारा. बट इट्स, आई डोंट वांट टू स्केयर ऑल द व्यूअर्स आल्सो, यू नो, आई वांट टू लाइक फॉर देम टू फॉल इन लव विद द माउंटेन्स आल्सो, बट दिस इज द अदर साइड ऑफ इट. जो लोग अब तक पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ऑलरेडी इन लव विद माउंटेनियरिंग. ओके, ग्रेट. सो स्केयर देम. सो इट डज गेट वेरी ग्राफिक. पुराने क्लाइंबर्स भी जैसे क्रेवासेस में गिर जाते हैं, तो फिर नीचे आता है ग्लेशियर, अपने आप मेल्ट होता है बेस कैंप आके, तो ओल्ड बॉडीज आर समटाइम्स पॉपिंग आउट.
हो जाता है. आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड वंस ऑन अ माउंटेन की रॉकफॉल हुआ, सर में हेलमेट पहना होता है तो रॉक लगा सर में, कुछ नहीं हुआ. ही क्लाइम्ड फॉर द नेक्स्ट 6 आवर्स, कैंप पे पहुंचा, हेलमेट उतारा, वो ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड बिकॉज वो हेलमेट एंड वो स्कल के बीच में पत्थर को पकड़ के रखा हुआ था उसने, और जैसे उसने अपने हेलमेट उतारा वो मर गया ब्लीडिंग होके. तो रॉकफॉल जबकि 6 घंटा पहले हुआ था, उसको लग चुकी थी चोट तभी, बट दैट स्टोन एंड दैट हेलमेट वॉज होल्डिंग दैट ब्लीडिंग फ्रॉम हैपनिंग. बट इतनी वेलोसिटी से कई बार पत्थर नीचे गिरते हैं कि हेलमेट सबके थ्रू आता है वो फिर. तो ऐसा भी देखा है, होता रहता है कुछ ना कुछ तो पहाड़ों में हमेशा ही. जैसी चीज हुई थी which troubled you? I think Yannick was definitely which I got troubled this year. Coping out of Noel's death was also not very easy. He was a very, very old friend of mine and we have very good memories together. But knowing him, typical Irish lad, you know. So I don't want to disrespect him by even getting a little emotional. He was not a typical Irish lad, you know. तो थोड़ा सा था उसका, but I think he's where he loved the most to be. As a senior mountain guide, बहुत बारी एवरेस्ट समिट कर चुके थे, 11 या 12 बारी एवरेस्ट समिट कर चुके थे. बहुत सारे और लोग थे पहाड़ पे जिनको नहीं बचना चाहिए था उस दिन, बट अनफॉर्चुनेटली पहाड़ ने नोएल को सिलेक्ट करा. I was like kind of asking more about injuries. हाँ, like any injury इंजरीज, हाँ ये तो है, सर फट जाना, फीमर निकल आता है. फीमर निकल आता है मतलब क्या? वो फॉल हुआ, जैसे लंबे से आइस उससे फॉल हुआ तो आप लैंड करते हो अपने फीट पे, तो कहीं तो वो प्रेशर फेंकेगा ना बाहर को. ये पूरी बोन ऐसे बाहर निकल जाती है, तो वहीं पे फिर वो सब कुछ करना. वो कंपाउंड फ्रैक्चर जिसे कहते जो हैं. हाँ, ये बीच का टूट के बिगेस्ट बोन बाहर मतलब निकल रही skin होती को है फाड़ के बाहर. हाँ. जब गिरते हैं, फॉल होती है, तब हो जाता है ऐसा. फिर कई बार तो आई हैव सीन फॉर एग्जांपल कजाकिस्तानी वंस क्लाइंबर फेल डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, तो इट वाज लिटरली लाइक कि हड्डी तो बची नहीं थी उसमें, मतलब जेली हो गई. हेड वाज गोइंग फ्रॉम बिलो द feet and everything. It was just like tumbling down. So then avalanches happen. Avalanche में बहुत गंदा इंजरीज हो जाती हैं. avalanche में तो ब्लेंडर की तरह होता है. तो avalanche जब आता है, स्नो पाउडर आ गया, स्नो पाउडर में क्या होता है कि सिर्फ पाउडर्ड स्नो आती है नीचे, तो ठीक है. स्लैब आ गया तो थोड़ा सा बेरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. रबल आ गया तो रबल के साथ आया रॉक ऑन आइस एंड स्लैब आ गया एक साथ, तो फिर ब्लेंडर की तरह चलता है फिर वो. तो फिर फिर बॉडी इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर बॉडी टूट जाती है. हाँ, पीसेस में फिर मिलती है. एवलांच से वही ना, it comes down like in very high velocity like a blender. I've been in a couple of them, but lucky enough to survive and tell the tale. पूरी लक की गेम होती है वो. Yeah. But आ रहा है metrics of tons of ice and snow आपकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है. आप अपनी नन्ही टांगे लेके कहाँ भागोगे? टेंट के अंदर छुप सकते हो, पत्थर के पीछे छुप सकते हो, हिट तो करेगा. You have to try and float then. Ground starts to shake, everything has to shake and then it's approaching you, you know. It's like mindset क्या होता है? कुछ नहीं, just very that's no, you're so there. I think those are the moments where somewhere or the else you truly do feel alive for the first time in your life, you know. Like every inch of your fingers is buzzing, every inch of your ears is buzzing, everything is heightened. So I think it's a great and probably I sound like a psycho again. I'm saying that's a great thing. It's a fantastic feeling, no? It's almost addicting. What sometimes we like doing things which kills us just a little bit. Sometimes I feel, है ना? जब वो स्नो आ जाती है तब कुछ नहीं, फिर you have to float and swim and try and do whatever. दिखता क्या है? कुछ भी नहीं दिखता, अपना हाथ भी नहीं दिखता. फिर White out. Complete white out. You get float, no? It's like a wave of water. बहा के ले जाती है. कहाँ जाके छोड़ेगी? जहाँ पे उसने रुकना होगा एवलांच ने, जब वो सेटल डाउन होगा. ओके, फिर आप वो स्पिट का ये होता है ना कि हाँ, दे चेक इतना तो पता लग ही जाता है. उल्टे भी होते तब भी पता लग जाता है. सर में खून जा रहा होता है ना. फिर आप स्नो से उठते हो? हाँ, निकालते हैं, बेरी भी हो जाते हैं. Thankfully, I've never been buried very deep inside one. I've had friends who've been buried and then later on, obviously. How deep have you been buried? Huh? How deep have you been buried? Not so much. Mostly, I am a good swimmer.
I ride the avalanches. सच में actually that's You the can skill. ride the avalanches, but you've got to be like, that's the only way to survive. You got to keep your backpack on, and you've got to like try and float on top of the wave, so that you don't get buried down. Different kind of surfing. How do you practice that skill? Don't you learn it on the mountain? Some things you gotta. I always tell this kid, time spent on the mountain is by time spent on the mountain. You cannot train for it. You cannot train for an expedition. Maximum, how long can I push myself away? I can train for 12 hours. I have trained for even 18 hours, slept for just 3 hours. And that kind of also routine I have followed at a certain point. Cycling 60 kilometers every day, running 10 kilometers every day. That kind of routine I used to follow, eating 6,000, 7,000 calories in a single day. Used to be crazy intense. I've tried doing all of that. It's your mind. दिमाग और जिद वो लेके जाती है आपको आगे. अर्जुन वाजपेयी, यही था आज का पॉडकास्ट. बहुत ही बढ़िया. अच्छा. Thank you so much. मैंने आपके सारे एक्सपीरियंसेस एक्सट्रैक्ट नहीं किए ब्रो. Hopefully we'll come back soon and we'll do something equally exciting. I have something very crazy planned for next year as well. One of a kind we are planning to, but I won't say it right now. Okay. We'll save it for the next time. Yeah. With you guys I figured कि आप लोगों से हर साल जब मैं बात करता हूँ बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस इकट्ठा हो जाते हैं. अक्सर हर पॉडकास्ट के एंड में मैं मेरे गेस्ट के बारे में कुछ कहता हूँ बट आई एम ब्लोन अवे. आई एम How nice of you to even say that. Thank you. So really. But I hope we get you on top of a mountain very soon. You have to once climb up 6,000 meter peak at least. Okay, fine, done. Will I be able to shoot it? Huh? Yes, for sure. Okay. We'll take all. I'll get the right folks around to do aerials and DOP because normal लोग यहाँ वाले कैमरा वहाँ चलेंगे नहीं ऐसे. इनको हार्डवायर करना पड़ता है. बैटरी पैक्स अंदर रखने पड़ते हैं. वो उसमें वो तार वार लगा के लंबा करना पड़ता है वरना तो जम जाते हैं सारे कैमरे ठंड से. 2-3 साल पहले my straight answer would have been sorry bro, I won't do it. And I've just realized with life and through the show कि ऐसी experiences से आपकी पर्सनैलिटी भी इंक्रीज होती है एंड आपके स्टोरी सी आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स राइट नाउ बट लाइक आप स्टोरीज गेन करते हो एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट लाइफ मीन्स एंड आई एम ऑल्सो थ्रिल सीकर इन मेनी वेज जस्ट लाइक यू. तो आई वॉन्ट टू से सो मच अबाउट यू ब्रो बट आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. एक सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट है आपके लिए. आई रिक्वेस्ट यू टू साइन द करेज कैन. Oh, how wonderful. Thank you. Before we let you go, I'm still collecting my thoughts. ये बहुत ज़्यादा intense podcast था and it's our last podcast of 2023 that we're recording. We had a great time. I don't know अगर ये best podcast था या most intense podcast था या क्या, but Should I put the date also? up to you, brother. Was it 22nd, no? 22nd, 12, 23. Just in case I never come back from one mountain. You will have a memory. Compliment, but you're a whacked out guy, bhai. Yeah, bro. We are part of the same club. On behalf of Team TRS and Team Mountain Dew, आपके लिए एक गिफ्ट है ताकि आपको ये Oh, podcast super. याद रहे भाई. Thank you. Maybe you Thank can you. wear this on one of your expeditions. I'll Perhaps. definitely send you. I can't wear it on the summit, but I'll keep it inside and then we'll send you a good picture. और Thank you. क्योंकि आपने बहुत कुछ करा है खुद की लाइफ में. आई नो इट ओरिजिनेटेड आउट ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट. ये माउंटेन ड्यू की ओर से डर के आगे जीते है करेज अवार्ड आपके लिए भाई. Thank you. कीप गोइंग. ऑल द सपोर्ट. थैंक यू. मज़ा आ गया आज आपके साथ. I'm very glad. एंड होप टू स्पीक टू यू अगेन सून. आई एम वेरी ब्लोन अवे भाई. दैट्स व्हाई आई विश मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर पाता, आपके बारे में कुछ कह पाता, पर मैं नहीं कह पा रहा हूँ. Thank you so much. थैंक यू ब्रो. Very nice meeting you. ग्रेट मीटिंग. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. जैसे कि मैंने कहा बहुत कम गेस्ट मेरी बोलती बंद करवा देते हैं. अर्जुन भाई जस्ट अभी निकले हैं स्टूडियो से एंड आई एम स्टिल जस्ट कलेक्टिंग माई थॉट्स. ये हमारी 2023 की लास्ट रिकॉर्डिंग थी. ट्रूली सेव द बेस्ट फॉर लास्ट. दैट्स ऑल आई विल से. अर्जुन भाई लौट कर आएंगे. प्लीज़ मुझे माउंटेनियरिंग गेस्ट के रिकमेंडेशंस भेजिए. प्लीज़ TRS को सपोर्ट करते रहिए. ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के लिए TRS की शुरुआत की थी मैंने. एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे ही हिम्मती कॉन्वर्सेशंस करने का मौका मिल रहा है. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. इट्स बिन अ ग्रेट ईयर. दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट हैज़ बिन पर्टिकुलरली ग्रेट. एंड में बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को भी मुझसे मिलना है, माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए. वहाँ का जो टॉप पोस्ट है
उसके नीचे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने डर से जीत तक की कहानी विद द हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज। 5 लकी विनर्स को मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू गाइज and giving you all the love that you have given my whole team. Lots of love to you guys. Have a beautiful year ahead.